इस कहानी के सभी नाम, पात्र, घटनाएं और जगह पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलता जुलतापन नजर आए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। चैप्टर 81 सबके अपने एजेंडा, तुम्हें गिराना अभी भी आसान है। इंग्लिश। लूचे का क्लियरेंस स्पेस ऑलरेडी मैक्स लेवल पर था, इतना डैज़लिंग कि देखने वाले भी ओवरवेल्म हो जाएं। अब जब फाइट फाइनली खत्म हो चुकी थी, इस थोड़े से डाउन टाइम में सबको थोड़ा सा बात करने का मौका मिला। जिए आंतोंग का आय वापस उड़ता हुआ आ गया और हवा में घूम रहा था, नेक्स्ट राउंड के गाइडेंस के लिए रेडी। डेस्टिनेशन म्यूजिक क्लासरूम। लूचे भी धीरे धीरे समझ गया था, ये 7 मिस्ट्रीज का मामला काफ़ी सुपरनैचुरल था। अगर कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड स्पिरिट फॉर्म्स के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव है, तो ये बुक शायद गन से भी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। इसलिए उसने किताब हाथ में पकड़ ली, कपड़े ठीक किए और पूरा एक स्कॉलरली वाइब ले आया। बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैसा लग रहा था। ये कॉन्ट्रास्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब जिए आंतोंग उड़ता हुआ उसके पास आया तो एक पल के लिए वो भी स्पीचलेस हो गया। बिल्कुल वर्ड्स नहीं मिले। मेटलॉब हवा में 2 बार घूमा, जिम्नेजियम के अंदर ब्योमिन को देखा जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जीने का कोई मतलब ही न बचा हो, और पूछा, ये बंदा कौन है? एक पासरबाय, इसका लाइफ गोल शायद बस जिंदा रहना है, लूचे ने कैजुअली जवाब दिया। ठीक है, वैसे पार्क बूसियोंग शायद उधर कोई नया गेम रिस्ट्रिक्शन डिज़ाइन कर रहा है। तुमने फिर एक गेम लेवल क्लियर कर लिया है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। लूचे का फिगर धीरे धीरे आंखों से ओझल होता गया। जैसे ही वो गया, ब्योमिन ने फाइनली एक लंबी सांस छोड़ी और टूटे हुए फ्लोर पर ऐसे गिर पड़ा जैसे हवा निकल गया हो। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या करे। वो ऑलरेडी गेम सिस्टम से किक आउट हो चुका था, अब बस यहीं बैठ के वेट करे। पार्क बूसियोंग उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, और दाहान मिंगुक के लोग? पार्क बूसियोंग के नेचर को देखते हुए शायद वो सोच रहा होगा कि ब्योमिन बिल्कुल यूजलेस है। क्या अभी वो उसे गालियां दे रहा होगा? बस ये उम्मीद थी कि वो खुद डिस्ट्रॉय ना हो जाए और अपना गुस्सा ब्योमिन पर ना निकाले। जो भी हो, पार्क बूसियोंग के बारे में ब्योमिन का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। फक, इतनी जल्दी! उस बंदे के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया गेम लेवल, और 1 घंटे भी नहीं टिक पाया। बस इतना ही, खत्म। और फिर 0 इंटेल क्यों? सीधा एग्जिट कर गया। ये सब लोग इतने फकिंग यूजलेस क्यों हैं? एक भी मैसेज वापस नहीं भेज पाए। 100 से ज़्यादा साइकिक क्लोन्स थे और एक थॉट में जगह बदल सकते हैं। चाहे 100 सुअर ही होते, मरने से पहले कुछ तो बोल देते। फक। इस वक्त पार्क बूसियोंग पूरी तरह से इम्पोटेंट रेज में था। उससे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1-2 गेम्स में वो दुनिया के टॉप प्लेयर सिन को गिरा देगा, लेकिन हर बार टीममेट्स बिना कुछ बोले क्विट कर जाते थे। ये बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उधर ब्योमिन का गेम लाइव स्ट्रीम फुटेज पूरी तरह गायब हो चुका था। दाहान मिंगुक के लाइव स्ट्रीम ऑडियंस, खासकर जो ब्योमिन का फर्स्ट पर्सन व्यू ज़्यादा नहीं देखते थे, अब स्पेकुलेट करने और उसे बदनाम करने लगे। हाँ भाई, इसको डिफेंड करना मुश्किल है। सबसे स्लो गेम लेवल था, फिर भी इतनी जल्दी क्रैश कर गया। मैंने चेक किया, ब्योमिन में हाउगुओ ब्लड है। आहा, तभी गद्दार साला, फक इत्यादि। इस पॉइंट पर पार्क बूसियोंग को ना अपनी इमेज की परवाह थी, ना ऑडियंस से कुछ कहने का मन था। पहली बार उसे रियल सेंस ऑफ क्राइसिस फील हुआ। हाँ, गेम्स आगे जाके और मुश्किल होते जाते हैं और वो ढेर सारे गेम रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकता है, लेकिन अगर वो अनसीन सिन इतनी स्पीड से लेवल्स क्लियर करता रहा तो पार्क बूसियोंग को डाउट होने लगा था। आखिर सब इंसान ही तो हैं, सिर्फ 3 गेम्स के अंदर ही इतना बड़ा गैप? फक, मतलब उसके टीममेट्स ही बेकार थे और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कचरा। गेम इंटरफेस का सजेशन स्क्रीन कब का पॉपअप हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी अथॉरिटी यूज़ करके ब्लैक साइड के लिए कोई नया गेम रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं किया था। चैप्टर 81 कंटिन्यूड। सबके अपने एजेंडा, तुम्हें गिराना अभी भी आसान है।
अब पाक बूसंग इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि 100% विन कैसे एंश्योर करे। अगर वो हार गया तो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। फक, ये सब मेरी टीम के मोरॉन्स होने की वजह से है। मैंने क्लियरली डिजाइन किया था। जैसे अचानक दिमाग में कोई बल्ब जल गया हो, पार्क बूसंग बीच रैंट में ही रुक गया। कुछ क्लिक हुआ उसके दिमाग में। उसके होठों के कोने धीरे से ऊपर उठ गए। गेम इंटरफेस के सामने बैठकर उसने एक नया रिस्ट्रिक्शन एंटर करना शुरू कर दिया। अगर मेरी टीम सब कचरा है, तो फिर चाहे तुम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी टीम भी वैसी ही होगी? इसी वक्त शिए आनतोंग के आय के गाइडेंस में लू से एक स्पेशल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स बिल्डिंग तक पहुंच चुका था। अब वो बेसमेंट लेवल पर एक क्लासरूम के सामने खड़ा था। यही है, ये एक ऐसी जगह है जिसके हॉरर मिस्ट्री होने का मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इसे ट्रिगर कैसे करना है ये गेम पर डिपेंड करता है, और इसे कंप्लीट कैसे करना है वो तुम पर छोड़ता हूँ। लूसे ने सर हिला दिया। वो ऑलरेडी सोलो क्लियर करने का आदत डाल चुका था। ये ऑटोनॉमी का फीलिंग उसके लिए सबसे फ्री था। इस तरह का कोऑपरेशन उससे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था। ऑलराइट, मैं पहले इस जगह को हैंडल कर लेता हूँ, तुम बाकी जगहों को फिर से चेक कर लो। लूसे के शब्द एक पोलाइट डिसमिसल थे। रात के स्टेट में भी ये सबसे सॉफ्ट तरीका था जिससे वो बात कह सकता था। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, रुको, पहले तुमने सिर्फ 4 फॉलोअप गेम्स का जिक्र किया था। अभी तक हमने सिर्फ 2 क्लियर किए हैं, तो बाकी वाला कहाँ है? सिन का सवाल सुनकर शिए आनतोंग ने जवाब दिया, हाँ, वो वाला शायद सबसे ज्यादा हिडन है। अभी तक मुझे भी नहीं मिला, बाद में थोड़ा और ढूंढने जाऊंगी। लूसे ने हल्का सा फ्राउन किया। ये इसलिए नहीं कि उसे कुछ गलत लगा, बल्कि इसलिए कि उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि शिए आनतोंग का टोन थोड़ा सा ऑफ था। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस एक साउंड से एक्नॉलेज किया और क्लासरूम के अंदर चला गया। बायोलॉजी क्लासरूम के अंदर शिए आनतोंग अकेली बैठी थी, मेसी, बिल्कुल साइलेंट और खाली क्लासरूम में पैर क्रॉस करके सिन से बात कर रही थी। जब उसने कहा कि अभी तक नहीं मिला, किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसके पीछे एक प्लास्टर स्कल्पचर के लिप्स धीरे से ऊपर मुड़ गए थे, जैसे हल्की सी मुस्कान हो। किसने कहा कि एक क्लासरूम में सिर्फ एक ही हॉरर मिस्ट्री हो सकता है? और किसी ने ये भी नोटिस नहीं किया कि प्लास्टर मॉडल की तरफ पीठ करके बैठी शिए आनतोंग भी वो बात कहते हुए हल्की सी मुस्कुरा रही थी। ऑल सीइंग आई, उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे हो सकते हैं? मेरे पीछे भी आंखें हैं। और इसी सटल से पल में नया गेम रिस्ट्रिक्शन फाइनली अराइव हुआ, बिल्कुल फैशनेबली लेट। ब्लैक साइड प्लेयर ने सेकंड कैंपस मिस्ट्री क्लियर कर ली है। व्हाइट साइड प्लेयर अब सेकंड रिस्ट्रिक्शन इशू कर रहा है। इस चैलेंज मोड गेम में हर ब्लैक साइड प्लेयर के रिकॉर्ड में कम से कम एक कंप्लीटेड कैंपस मिस्ट्री होना चाहिए। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन से ना, शिए आनतोंग अपनी स्मर्क रोक ही नहीं पाई, लगभग जोर से हंस पड़ी। उसने सर ऊपर उठाया, आंखों में गहरा मीनिंग भरा हुआ था। पार्क बूसंग। ओ, पार्क बूसंग। सिन का माइंडसेट और बिहेवियर शायद एनालाइज करना मुश्किल हो, लेकिन तुम्हें प्रिडिक्ट करना लगता है अभी भी काफी आसान है। चैप्टर 82 प्लॉटिंग और प्रिडिक्शन कंडीशंस। लूसे ने अपने सामने वाले क्लासरूम के अंदर कदम रखा ही था कि उसके ईयरपीस में एक आवाज आई और वो तुरंत रुक गया। शिए आनतोंग ने पाक बूसयोंग के सोचने का तरीका लगभग परफेक्टली प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन लूसे अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं था कि शिए आनतोंग असल में कितनी केपेबल है। ऑल सीइंग आई एक लेजेंडरी वेपन, हाँ इम्प्रेसिव तो था, लेकिन कॉम्बैट के लिए ज्यादा सूटेड नहीं लगता था। या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि अभी तक उसने कोई कॉम्बैट एबिलिटी दिखाई ही नहीं थी। उसे भी एक लेवल क्लियर करना पड़ेगा। क्या मजाक चल रहा था? अगर वो फेल हो गई तो क्या इसका मतलब ये होगा कि लूसे का चैलेंज भी फेल माना जाएगा? ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस था। ये गेम असल में उसके और पाक बूसयोंग के बीच एक चैलेंज मोड मैच था। पहले के गेम रिस्ट्रिक्शंस में कभी ये मेंशन नहीं हुआ था कि अगर टीममेट फेल हो जाए तो क्या होगा। जितना ज्यादा लूसे इस बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगा कि प्रॉब्लम उसके सोच से भी ज्यादा बड़ी है।
जैसे ही वो रूम के अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एक अजीब सी हवा अंदर घुस आई, लेकिन लूसे को उसकी परवाह नहीं थी। उसने फिर से अपना ईयरपीस प्रेस किया और बोला, तुमने लास्ट गेम रिस्ट्रिक्शन सुना? हाँ सुना, शे अंतोंग ने जवाब दिया। तुमने प्लेयर सिलेक्ट करने से पहले ही गेम डिफ़िकल्टी को हेल मोड कंफर्म कर दिया था। उसके बाद ही गेम ने तुम्हारा टीममेट असाइन किया। पाक बूसियोंग की साइड पर तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। उसके पास एक से ज़्यादा टीममेट्स हैं, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा हेल्प है। लेकिन तुम्हारे केस में हेल मोड पहले से ही डिफ़ॉल्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली जो टीममेट तुम्हें मिला, वो तुम्हें ड्रैग डाउन करने के लिए ही असाइन की गई थी। वो ये सब बोलते हुए कैजुअली क्लासरूम में घूम रही थी, जैसे बिल्कुल बोर हो। कभी कभी रूम में रखी प्लास्टर स्कल्पचर से छेड़छाड़ करती, उनकी जगह बदल देती। अब तक क्लासरूम के अंदर मौजूद हर प्लास्टर स्कल्पचर की पोजीशन वो चेंज कर चुकी थी। लूसे ने उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कम से कम तुम्हें अपनी सेल्फ अवेयरनेस तो है। तुम जरा भी सॉफ्ट नहीं होते, हाँ? बकवास बंद करो। लूसे का टोन थोड़ा सीरियस हो गया। इन हॉरर मिस्ट्रीज में से कोई कंपैरेटिवली इजी वाला है क्या? तुम कोई इजी सा पिक कर लो, मैं जाकर उन्हें आधा मरा हुआ बना दूंगा और तुम बस फिनिश कर देना। गेम में टाइम वेस्ट मत करना। शे अंतोंग। इस पॉइंट पर भी उसने लूसे को अपनी असली सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने लगभग गेस कर लिया था कि पाक बूसियोंग आगे क्या करने वाला है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने अपने ऑल सीइंग आई के हेलमेट पर हाथ रखा। उसके कान के पास का आर्मर लिक्विफाई हो गया, नीचे की तरफ बहते हुए उसके ईयरपीस को कवर कर लिया, फिर दोबारा सॉलिड होकर अपनी शेप ले ली। फिर एक पतला सा न्यूरल स्पाइक उसकी खोपड़ी के अंदर घुस गया। दर्द की वजह से उसने हल्की सी भौएं सिकोड़ ली, लेकिन अगले ही पल बिना आवाज के बोले उसके थॉट्स साउंड में कन्वर्ट हो गए और सीधा लूसे के कान तक पहुंच गए। सिन, मैं चाहती हूं तुम कुछ भी जोर से मत बोलना। जो मैं अब कहने वाली हूं वो स्पेक्टेटर्स नहीं सुन सकते, और पाक बूसियोंग को इसका पता लगना नामुमकिन है। सिर्फ हम दोनों ही ये सुन सकते हैं। लूसे, इस स्कूल का वेदर बहुत बेकार है। शे अंतोंग ने सैटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और अपनी मेंटल रिप्लाई आगे बढ़ाने लगी। चैप्टर 82 कंटिन्यूड, प्लॉटिंग एंड प्रिडिक्शन कंडीशंस। शॉर्ट में बोलूं तो मैं तुम्हारा बर्डन बनूंगी या नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये गेम डिसाइड करेगा। गेम का पर्पस ही ऐसा है। तुम जितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, उतना ही ज़्यादा चांस है कि ये उल्टा पड़ जाए, और पाक बूसियोंग ऑलरेडी इसी एंगल से काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में शायद हम उसी पर उल्टा दांव खेल सकते हैं। लूसे को कैजुअल एक्ट करना वैसे ही नहीं आता था, ऊपर से रैथ मास्क पहने होने की वजह से ये और भी मुश्किल हो गया। है, तुम बोल क्यों नहीं रही? इन शॉर्ट, आने वाले गेम्स तुम पर डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शंस डालने के बजाय मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा काम अभी भी वही है, ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ गेम क्लियर करो, उन्हें डरा दो, उन्हें पैनिक करवा दो। उसके बाद मुझे लगता है अपोनेंट एक और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ऐड करेगा, कुछ ऐसा जैसे अगर ब्लैक साइड के किसी भी टीम मेंबर की डेथ होती है या वो एग्जिट करता है तो पूरा चैलेंज मोड फेलियर माना जाएगा। पिछला रिस्ट्रिक्शन काफ़ी नहीं था, इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट गारंटीड है। तुम बस फास्ट मूव करो और हार्ड हिट करो। मैं 90% श्योर हूं कि पाक बूसियोंग क्या सोच रहा है। शे अंतोंग ने अपने दिमाग में काफ़ी तेज़ी से बात की। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ वो और सिन ही समझ पा रहे थे। स्पेक्टेटर्स बिल्कुल कंफ्यूज थे, लेकिन जो वो कह रही थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक बात बिल्कुल क्लियर थी, उसने ऑलरेडी मान लिया था कि सिन हॉरर मिस्ट्री क्लियर करेगा, और वो भी ब्रूटल स्पीड और वायलेंस के साथ। उसने एक भी बैकअप प्लान सजेस्ट नहीं किया, जैसे ये सब नेचुरली एक्सपेक्टेड हो, जैसे सिन का फेल होना नॉर्मल कंडीशंस में सोचा ही नहीं जा सकता। और लूसे उसकी थ्योरी सुनकर बिल्कुल अपोज भी नहीं कर रहा था, जैसे वो भी अंदर ही अंदर यही मानता हो। उस पल दोनों की एरोगेंस परफेक्टली अलाइन हो गई। दोनों ने एक बार भी फेलियर का ख्याल नहीं किया। पिछले 2 गेम लेवल्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर शे अंतोंग ऑलरेडी सिन को प्लेयर कैपेबिलिटी के बिल्कुल टॉप पर रख चुकी थी।
लूसे की तरफ से कोई प्रोटेस्ट ना सुनकर शिए अंतोंग ने थोड़ा संभलते हुए आगे कहा, इसलिए मुझे लगता है कि ये यूज़ किया जा सकता है। अगर तुम्हारा नेक्स्ट गेम कंप्लीट होने के बाद अपोनेंट का ऐड किया गया रिस्ट्रिक्शन मेरी प्रिडिक्शन से मैच करता है, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट फेज में तुम मेरी गाइडेंस फॉलो करने के लिए रेडी रहो। मैं हर बार रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वो जानती थी कि रैट स्टेट में सिन से बात करना मुश्किल होता है, इसलिए उसने ये कंडीशंस रिलेटिवली काम मोमेंट में ही रखती, वरना सब कुछ फिर से उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता। और अगर पाक बू स्योंग ने सच में उसे ही ब्रेक थ्रू पॉइंट बना लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। लूसे को पूरी तरह समझ नहीं आया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ना ही वो उसके प्लान को कम्प्लीटली समझ पाया, लेकिन वो उसकी कॉन्फिडेंस फील कर सकता था। अगर उसकी फेलियर सच में लूसे को भी ड्रैग डाउन कर सकती थी तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था, लेकिन लगता था कि उसे पूरा भरोसा था कि वो हैंडल कर लेगी। ऑल राइट, लूसे ने जवाब दिया। ये रूम आर्ट क्लासरूम है या म्यूजिक क्लासरूम? सिन की आवाज़ सुनते ही शिए अंतोंग ने अपने होंठ दबा लिए, अपनी रिएक्शन छुपा ही नहीं पाई, जैसे अभी अभी कोई बैटल जीत ली हो। चाहे वो अभी भी हॉरर मिस्ट्री लोकेशन के अंदर थी और चाहे स्केच स्कल्पचर्स का माहौल क्रीपी हो, लेकिन सिन से नेगोशिएट करने का मेंटल प्रेशर इस सब से काफ़ी भारी था। 2 चैलेंज मोड गेम्स के बाद उन दोनों ने फाइनली एक प्रिलिमिनरी कोऑपरेटिव मोड बना लिया था। अब तो सब कुछ रेडी था। उसने ये भी नोटिस किया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सिन के पास अभी भी बेसिक रैशनैलिटी थी और उसे रीज़न के साथ समझाया जा सकता था, जैसे अभी उसने जानबूझकर एक बिल्कुल इररेलेवेंट बात बोलकर कवर किया था। ज़रूरत पड़ने पर वो कॉशियस भी हो सकता था। ऑल राइट, फिर जब भी ज़रूरत हो कांटेक्ट में रहना। इतना कहकर शिए अंतोंग ने स्पेशल ब्रेन वेव कम्युनिकेशन मोड से एग्जिट कर लिया। उसकी मेंटल एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो चुकी थी और चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया। दूसरी तरफ लूसे, रुको ज़रा, तो ये क्लासरूम आर्ट क्लासरूम है या म्यूजिक क्लासरूम? चैप्टर 83। तुम्हारा पियानो अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम कम है। कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो किसी को मिसलीड करने के लिए सवाल नहीं पूछा था। लूसेन ने ऊपर देखा, कैजुअली एक नज़र डाली और दीवार पर लटकी एक पेंटिंग नोटिस की। पेंटिंग में जो शख्स था वो मोनालिसा की तरह सीधा सामने मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वही मिस्टीरियस स्माइल। याद है, लूसेन ने खुद से कहा, मेरी टीममेट ने पहले बताया था कि हॉरर मिस्ट्रीज में से एक पेंटिंग से रिलेटेड है जिसमें आंसू होते हैं, राइट? ज्यादा सोचे बिना वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पेंटिंग को एक बार देखा, फिर सीधा उसके सामने जाकर रुक गया। तू है क्या? किस बात पर मुस्कुरा रहा है? थोड़ा रोने का प्लान नहीं है? वो बस पेंटिंग के सामने खड़ा रहा, पूरे 10 सेकंड से ज्यादा, जैसे कोई साइलेंट मेंटल शोडाउन चल रहा हो। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। सच तो ये था कि लूसेन को खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। नॉर्मली वो वेट करता था कि पहले सामने वाला मूव करे, फिर उसके हिसाब से डील करता, लेकिन इस बार उसके इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल क्वाइट थे। पेंटिंग से कोई डेंजर, कोई मैलिस, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी लग रही है। क्या इसका कंसीलमेंट इतना स्ट्रांग है? अभी वो पेंटिंग के साथ इस साइलेंट फेस ऑफ में ही था कि अचानक खाली क्लासरूम में एक एलिगेंट पियानो मेलोडी गूंज उठी। लूसेन। वो थोड़ा स्टिफ सा होकर आवाज़ की डायरेक्शन में घुमा। क्लासरूम के कोने में एक स्टाइनवे पियानो पड़ा था, ऊपर से लाल कपड़ा डला हुआ, पूरा लास्ट सेंचुरी क्लासिकल वाइब दे रहा था। इस वक्त पियानो बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन उससे निकलती हुई ब्लूज़ मेलोडी ऐसी लग रही थी जैसे अनगिनत युगों से बंद थी, ठंडी, अकेली और दिल को चुभने वाली। लूसेन कसम खा सकता था, जब वो पहली बार रूम में आया था तब ये पियानो यहाँ था ही नहीं। मतलब ये क्लियर हो गया कि इस क्लासरूम का हॉरर मिस्ट्री क्राइंग पोर्ट्रेट नहीं, बल्कि रात के वक्त म्यूजिक क्लासरूम में बजता पियानो था। अभी तक वो हवा के साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। लूसेन। इसी पल जो रैथ मास्क अभी तक काफ़ी स्टेबल था, अचानक ओवरलोड होने लगा। उस पर बनी लाइट पैटर्न्स बार बार शिफ्ट हुए और आखिर में एक गुस्से भरा चेहरा बन गया।
ये शी एंटोंग और क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी क्या? तू नहीं है और तू बोलता भी नहीं। गुस्से में लूसेन ने सीधा दीवार पर पंच मारा। पेंटिंग के साथ साथ पीछे की दीवार भी टूट गई। लकड़ी के टुकड़े और ईंटें हर तरफ उड़ने लगीं। पेंटिंग, मैं बोल भी सकता हूं क्या? ब्रेक। रुको, ये तो हॉरर गेम होना चाहिए था, अचानक कॉमेडी क्यों लग रहा है? कोई एक्सपर्ट बता सकता है कि सिन ने अभी जो किया उसका कोई डीप मीनिंग था? वो पियानो तो पूरा कंफ्यूज कर गया, बस अचानक अपीयर हो गया। इवन पाक बू सॉन्ग यहाँ स्लिप कर जाता। अगर पियानो छिपा रहता, ये स्टेज काफी देर तक सिन को अटका सकता था। शायद सिन के स्टाइल की आदत हो चुकी थी, इसलिए हॉरर गेम चैलेंज के बावजूद ऑडियंस का मूड काफी ऑडली चेयरफुल था। म्यूजिक क्लासरूम के अंदर अचानक सारी कर्टन्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। स्नैप! फायर स्ट्राइकर की आवाज गूंजी। घनघोर अंधेरे के बीच पियानो की जगह पर एक हल्की सी रोशनी जल उठी। फ्लिकरिंग, कमजोर, लेकिन साफ दिख रही थी। उस फेंट लाइट को देखकर लूसेन हिला तक नहीं। उसने बस शांत आवाज में कहा, कितना हार्टवार्मिंग सीन है। जो व्यूअर्स अभी-अभी हॉरर के मूड में आ ही रहे थे, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। भाई, सिर्फ तुम ही हो जो इस वक्त इसे हार्टवार्मिंग बोल सकते हो। रूम के अंदर बजती सूदिंग पियानो मेलोडी ऐसी लग रही थी जैसे सीधा रूह को शांत कर दे। तभी अचानक एक साफ और मधुर फीमेल वॉइस गूंज उठी। क्या तुम मेरे साथ पियानो ड्यूएट बजाना चाहोगे? उस आवाज में एक अलग ही इथीरियल फील थी, स्मूथ, फ्लोइंग और हर खूबसूरत फैंटेसी से मैच करती हुई। सच में मना करना मुश्किल था। ये आवाज कितनी सुंदर है, लगता है मैं प्यार में पड़ गया। रुको रुको, अभी प्यार मत करो। ब्लैंक ने सिन को हर हॉरर मिस्ट्री के ट्रेट्स नहीं बताए थे। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। अगर ये नाइट पियानो सॉन्ग है तो सुनना मना है, और साथ बजानो तो बिल्कुल भी नहीं। लूसेन को सपोर्ट करने वाले व्यूअर्स अब काफी एंग्शियस हो गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। चैलेंज मोड में ये इन्फो ब्लॉक्ड थी, और लूसेन वैसे भी ऑडियंस की बात नहीं सुन रहा था। इथीरियल आवाज के गाइडेंस में लूसेन धीरे धीरे पियानो की तरफ बढ़ा। नीचे देखा तो विंटेज स्टाइनवे के कीज खुद ब खुद नाचने लगे, एक नशा कर देने वाली मेलोडी बजा रहे थे। क्या तुम मेरे साथ ड्यूएट बजाना चाहोगे? वो आवाज फिर से गूंजी, बिल्कुल सायरन की तरह, जो गहरे समंदर से सेलर्स को बुलाती है। इसी बीच कुछ कीज पर हल्का सा पिंक ग्लो चमकने लगा, एक के बाद एक, जैसे लूसेन को गाइड कर रही हूं कि कैसे साथ बजाना है। लूसेन ने सामने रखे पियानो को देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से झुककर एक पोलाइट सा बो किया। तुम्हारा पियानो अच्छा लगता है, लेकिन मैं जल्दी में हूं। व्यूअर्स अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं। कुछ तो ये भी सोच रहे थे कि शायद रैट का दिल पिघल गया हो। और अगले ही सेकंड लूसेन सीधा खड़ा हुआ और पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी स्टाइनवे पर दे मारी। कर्टसी बिफोर फोर्स चिपी। बूम! वो एलिगेंट विंटेज स्टाइनवे पल भर में ही फूट गया। कोई भी नॉर्मल मेटल या लकड़ी का स्ट्रक्चर उस पंच को झेल नहीं सकता था। आवाज बिल्कुल डेमोलिशन जैसी थी। पियानो खिलौनों की तरह टूट गया और उसके टुकड़े पूरे रूम में उड़ गए। कुछ टुकड़े लूसेन को भी लगे, लेकिन टच होते ही धूल बनकर बिखर गए। लूसेन को कंप्लीशन मेथड की परवाह नहीं थी, न किसी टैबू की। उसके लिए अगर हॉरर मिस्ट्री पियानो म्यूजिक है तो पियानो तोड़ देना ही सबसे सीधा सॉल्यूशन था। जैसे ही पियानो फूटा, रूम की रोशनी और भी डिम हो गई। साथ ही लूसेन के इंस्टिंक्ट्स फिर से जाग उठे। अब रूम में कुछ था। जब तक कुछ है, सब ठीक है। इंसान हो या भूत, अगर यहीं हो तो डील किया जा सकता है। इसी पल एक फियर्स, हेवी और एलिगेंट पियानो म्यूजिक फूट पड़ा। म्यूजिक इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। हर नोट जैसे रूह को खींचने वाली एक डोरी हो, जो उसे झुकाने की कोशिश कर रही हो। खून जैसे लाल रंग के कीज पियानो से बहते हुए निकल आए। हाँ, बहते हुए, और धीरे धीरे लूसेन को एक बड़े सर्कल में घेर लिया। रूम और भी घुटन भरा अंधेरा हो गया। उस घनघोर अंधेरे के बीच लाल चमकते कीज बिल्कुल अलग दिख रहे थे। पहले जो सॉफ्ट रेड लाइट्स थीं, वो सब बुझ गई थीं। लूसेन हिला तक नहीं।
फिर अचानक आगे बढ़ा और क्लासरूम के कर्टन जोर से खींच दिए। अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा। विंडो के बाहर अब दिन नहीं था, बिल्कुल काली स्याही जैसा अंधेरा, जैसे इस डार्कनेस ने इंसानियत की शुरू होने के बाद कभी रोशनी देखी ही ना हो। लूसेन ने अपने कान के पास ईयरपीस दबाया और पूछा, अभी रात हो गई है क्या? नहीं, शायद तुम हॉरर मिस्ट्री सीन के अंदर एंटर कर चुके हो। शी एंटोंग ने तुरंत कैस कर लिया कि सिन ने कुछ ट्रिगर कर दिया है। समझ गया, लूसेन ने सिर हिलाया। 10 मिनट बाद अगर कंप्लीशन का कोई प्रॉम्प्ट ना आए तो मुझे याद दिला देना। चैप्टर 84 हन कंट्री का शक की प्लेयर, एक शॉट में 2 किल। लूसे ने बात खत्म करते ही कॉल कट कर दिया और पूरा फोकस रूम की सिचुएशन पर ले आया। उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि कहीं उसका दिमाग कंफ्यूज न हो जाए और उसका टाइम सेंस अनरिलायबल न हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले अचानक बाहर अंधेरा हो गया था। उसे एक्यूरेट टाइम का एहसास चाहिए था, इसलिए ये जिम्मेदारी उसने कंपैरेटिवली सेफ शे आंतोंग पर छोड़ दी। अगर टाइम खुद मैल फंक्शन नहीं कर रहा था तो इसका मतलब ये था कि वो एक गेम सीन में एंटर कर चुका था और क्लियरली एक नया हॉरर मिस्ट्री ट्रिगर हो चुका था। आखिर रात के वक्त खाली क्लासरूम में पियानो की आवाज़। क्लासमेट, मेरे साथ एक पीस बजाना चाहोगे? वो इथीरियल फीमेल वॉइस फिर से गूंजी, लेकिन इस बार बिल्कुल पास, जैसे कोई खूबसूरत औरत कंधे से लगकर कान में धीरे से फुसफुसा रही हो। लूसे को लगा जैसे वो एक सपनों भरे स्टारी स्काई से घिर गया हो। उसका पूरा जिस्म अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके सामने हवा में तैरते हुए सरियल चमकते पियानो कीज मंडरा रहे थे। ये कीज गोल शेप में थे, एक बड़ा सा रिंग बनाते हुए लूसे के पूरे बॉडी को घेर कर पीछे तक कवर कर रहे थे। और अब लूसे के इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे रहे थे, उसके पीछे कोई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ सीधा उसकी पीठ से चिपक गई हो, जैसे कोई स्पिरिट उस पर अटैच होकर दुखी और भारी आवाज़ में इन्विटेशन दे रही हो, बिल्कुल किसी रिजेंटफुल ब्यूटी की तरह। लूसे ने मुट्ठी बंद की और सामने तैरते कीस की तरफ जोर से पंच मारा, लेकिन वो मुक्का सीधा लाइट और शैडो के बीच से गुजर गया, हवा में एक खौफनाक हुश छोड़कर। अटैक मिस होते ही लूसे ने हल्की सी भौएं सिकोड़ी, तुरंत घूमा और एल्बो स्ट्राइक मारी, लेकिन पूरा स्पिन कंप्लीट करने के बाद भी कुछ भी हिट नहीं हुआ। वो चीज़ उसकी पीठ से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे हड्डियों में घुसा कोई पैरासाइट, बिल्कुल अलग न हो पाने वाली। कैंपस के 7 मिस्ट्रीज सब के सब स्पिरिट और घोस्ट टाइप क्यों होते हैं? हे हैंडसम, मेरे साथ एक गाना बजाना है? वो आवाज़ फिर से गूंजी, बिल्कुल उसके पीछे। अब टोन में टीजिंग थी, हत्ता कि एक स्मग सी फीलिंग। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये जता रही हो कि लूसे उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लूसे हैशटैग। कुछ और बोलने का प्लान है या नहीं? इसी पल एक के बाद एक म्यूजिक शीट्स हवा में तैरने लगीं, सुनहरे स्कोर्स घूमने लगे, अलग अलग नोट्स से भरे हुए। उनके साथ जुड़ी मेलोडीज लूप में लूसे के चारों तरफ घूमने लगीं, कहीं दर्द भरे लव सॉन्ग्स रोते हुए फुसफुसाते हुए, कहीं भयानक वॉर मार्चेस जैसे सीधा एक गरजती हुई बैटलफील्ड में आ गए हों। लिरिकल, ब्लूज, जैज, हर युग और हर देश के एलिगेंट और वल्गर ट्यून्स बिना रुके बजते जा रहे थे। लूसे को तो ये भी लगा कि शायद कुछ अजीबे से इंटरनेट गाने भी हल्यूसिनेट हो रहे हैं, जैसे बिग बनाना। उसने जोर से सिर झटका, इमोशंस की एक तेज लहर अचानक उठी। इतनी सारी म्यूजिक एक साथ कानों में घुस रही थी, उसके इमोशंस बार बार स्टर हो रहे थे। और वो म्यूजिक शीट्स रुक नहीं रही थीं, गाने के साथ साथ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होती जा रही थीं। लूसी की पीठ से चिपकी हुई फिगर अब और भी स्मग लग रही थी। इमोशंस में इन्फिनिट पावर होती है। जब कोई इंसान शॉर्ट टाइम में एक्सट्रीम हाइज और लोज एक्सपीरियंस करता है तो वो बिल्कुल एक तार की तरह होता है, बार बार मुड़ने पर एक दिन टूट ही जाता है। बस जब तक लूसे इस जगह के अंदर बिना सॉल्यूशन के फंसा रहे, वो आखिरकार गिर ही जाएगा, म्यूजिक का गुलाम बनकर।
कम फैन जियान तो यही सोच रही थी। हाँ, पाक बुसांग के पास काफ़ी टीममेट्स थे, सबके सब हाई लेवल प्लेयर्स, कुछ तो जिऊ तियान के बराबर भी थे। और ये वो टीममेट थी जो इस लेवल में प्लांट की गई थी। बस अब वो थोड़ी रिबेलियस फील कर रही थी, क्योंकि पाक बुसांग ने अभी कॉम्स में उसे अपने इंस्ट्रक्शंस भेजे थे। चैप्टर 84 हन कंट्री का शक की प्लेयर, एक शॉट में 2 किल। लूसे के पिछले 2 रैपिड कंप्लीशंस इतने तेज थे कि उसके टीममेट्स को इंटेल भेजने का मौका ही नहीं मिला। इसी बात ने पाक बुसांग को धीरे धीरे डराना शुरू कर दिया। अब तो एक पिग भी समझ सकता था कि सिन कितना खौफनाक है, इसलिए पाक बुसांग ने अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दीं। अब उसे बस फाइनल विन सिक्योर करनी थी। सिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग है या नहीं, इससे अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़र में सबसे स्ट्रांग कौन है ये मैटर ही नहीं करता, नंबर 1 बनना ही सबसे ज़रूरी था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। जैसे ही वो इस राउंड से नंबर 1 बना, अपनी फैमिली के कनेक्शंस और रिसोर्सेज यूज़ करके खुद को एक सुपरनैचुरल वॉरलॉर्ड बनाकर जो मन करेगा करेगा। कौन गेम खेलता रहे? एग्जिट टोकन यूज़ करो तो हाथ खाली, गेम हार गए तो जान भी जा सकती है। घर पर इतना पैसा पड़ा है, जान दांव पर क्यों लगानी? इसलिए पाक बुसांग ने पहली बार अपनी अकड़ को दबाया, अपनी बेवकूफ़ी को कंट्रोल किया और सेफ खेलना शुरू किया। उसने फैन जियान को एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया। सिन की एबिलिटी अजीब है, शायद बहुत स्ट्रॉन्ग, ये लेवल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। तुम्हें उससे हराना ज़रूरी नहीं, बस जितना हो सके टाइम स्टॉल करो। सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटेल वापस लेकर आना। सच कहें तो पाक बुसांग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैन जियान इस राउंड में लूसे को हरा देगी। वो ऑलरेडी फ्यूचर हॉरर मिस्ट्रीज का प्लान कर रहा था, लेकिन इस वक्त फैन जियान इस सोच से बिल्कुल एग्री नहीं करती थी। उसकी एबिलिटी क्लियरली इस लेवल के लिए परफेक्ट थी, और उसके सामने खड़ा ये सो कॉल्ड सिन उसे कुछ खास लगा ही नहीं था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा उसे कैसे हरा सकता है। हाँ, जब उसने एक ही पंच में पियानो तोड़ दिया था तब वो शॉक्ड ज़रूर हुई थी, लेकिन उसी मूव ने डायरेक्टली गेम सीन को फेज़ 2 में अपग्रेड कर दिया था। न कोई पजल सॉल्व किया, न कोई लॉजिक, बस सीधा मार धाड़, खुद ही डिफ़िकल्टी बढ़ा ली। सिन के बारे में उसका वर्डिक्ट, सिर्फ ताकत, दिमाग ज़ीरो। उसे समझ ही नहीं आया कि पहले के लोग इससे कैसे हार गए। क्लासमेट, मेरे साथ एक गाना बजाओगे? उसने फिर छेड़ते हुए कहा, डिसाइडिंग कि अब वो खुद इस सो कॉल्ड नंबर 1 का सामना करेगी। उसे बैड लक वाली बकवास पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तुम इंसान हो या भूत? लूसे कई बार मुड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसकी पीठ से चिपकी हुई चीज़ से छुटकारा नहीं मिला। वो फीलिंग जिस्म नहीं, फिर भी चिपकी हुई। उसे गहरा गुस्सा आ रहा था। मैं इंसान भी हूँ और भूत भी, फैन जियान ने गर्व से कहा। लूसे तो बस कैजुअली पूछ रहा था, उसे रियल आंसर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फैन जियान रुकने वाली नहीं थी। मेरे साथ गाना बजाओ, शॉर्ट लिव्ड नंबर 1। मेरी एबिलिटी का नाम है स्पिरिट पोजेशन, और जो लड़की तुम्हारे पीछे है वो गेम का ही हिस्सा है। अब वो मेरी पोजेशन में है। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। लूसे हैशटैग। किसने पूछा था? पावर वाले लोगों को हमेशा मोनोलॉग देना ही क्यों होता है? ये कब बंद होगा? तो मतलब तुम्हारा फिजिकल बॉडी नहीं है? हो सकता है, उसने कहा। लूसे की पीछे जो लड़की अब तक इथीरियल थी, वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगी। बाहर से देखा जाए तो म्यूजिक क्लासरूम में एक खूबसूरत सीन लग रहा था। एक आदमी और एक औरत बैक टू बैक खड़े हुए। फैन जियान ने जानबूझकर खुद को इतना सॉलिड किया कि वो सिन की पीठ से छेड़ते हुए चिपक सके, जैसे उसे रिएक्ट करने की चैलेंज दे रही हो। सॉलिड हो या नहीं, वो जब चाहे स्विच कर सकती थी। अगले ही पल बैंग, हेल रोर का आग भरा ब्लास्ट फूटा। लूसे ने अपने ही पेट में गोली मार ली। एक गोली, 2 शिकार। चैप्टर 85 मैं खूनी नहीं हूँ, बस कभी कभी कंट्रोल छूट सकता है। लूचे की पीठ के मसल्स जैसे ही हल्का सा मूव हुए,
उसी पल फेंजियान ने तुरंत अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस स्विच कर लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्लासरूम में बज रही एलिगेंट पियानो मेलोडी को एक दबी हुई कराह तोड़ देती है। कोई भी सुन सकता था उस आवाज़ में दर्द और दबाव जिसने पहले से ही कियोटिक लेकिन हार्मोनाइज्ड म्यूजिक को पूरी तरह बेसुरा कर दिया। अपनी स्पिरिट फॉर्म में वापस आ चुकी फेंजियान ने नीचे अपने अपर एब्डोमेन की तरफ देखा। वहां गोली का छेद था। हाँ, स्पिरिट फॉर्म में खून नहीं निकलता, लेकिन फॉर्म स्विच करने के बाद पेन काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन वो तेज चुभन और उसकी स्पिरिट बॉडी का अनस्टेबल कंपना उसे क्लियरली बता रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, और सबसे ज़्यादा मेंटली, क्योंकि उसे एक सच एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। उसे गोली लगी थी। उसके पूरी जिंदगी में ये पहली बार था कि उसे गोली लगी हो। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या करे, और ये भी नहीं पता था कि बाद में दोबारा ह्यूमन फॉर्म में कैसे स्विच करेगी। क्या बहुत ज़्यादा दर्द होगा? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अभी-अभी हुआ क्या है। उसके ओरिजिनल प्लान में तो बस ये था कि वो टॉप रैंक्ड बंदे को थोड़ा टीज करेगी। जैसे ही वो काउंटर अटैक करेगा, वो तुरंत किसी घोस्ट को पोजेस करके फेड आउट हो जाएगी। न सिर्फ ये प्रोवोकेशन होता, बल्कि कैंपस मिस्ट्री के इमोशनल थीम के हिसाब से उसकी फीलिंग्स भी परफेक्टली स्टर हो जाती। ये बंदा देर या सवेरे पागल हो ही जाता। लेकिन इसने तो सीधा गोली चला दी। इस एंगल से उसके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था। सिर्फ एक ही सिचुएशन थी जहां वो डॉज नहीं कर सकती थी। अगर उसने सीधा उसके एब्डोमेन पर एम किया हो, क्लीन शॉट, थ्रू एंड थ्रू। ये कैसा साइको है? सिन अभी पागल नहीं हुआ था, लेकिन वो खुद जरूर होने वाली थी। उसका दिमाग बिल्कुल उलझ चुका था। क्लासरूम में बज रहा गाना भी बीच-बीच में टूटने लगा, और उसी वक्त लू चे की आवाज़ फिर से उसके पीछे से आई। बिल्कुल शांत, जैसे उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ हो। क्लासमेट, क्या तुम मेरे साथ एक पीस बजाना चाहोगी? जो लाइन फेंजियान खुद न जाने कितनी बार बोल चुकी थी, वही शब्द बिल्कुल वैसे ही लू चे ने उसे वापस बोल दिए। फेंजियान ... उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। आखिरकार उसने मन ही मन एक साइलेंट वाव लिया। वो दोबारा ह्यूमन फॉर्म में स्विच नहीं करेगी, जब तक ये आदमी हैंडल नहीं हो जाता। क्या तुम्हें पता है, मैंने अभी हाथ रोक लिया था। लू चे की आवाज़ शांत थी, लेकिन दबी हुई, जैसे वो किसी चीज़ को पूरी ताकत से कंट्रोल कर रहा हो। फेंजियान को समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है, इसलिए वो चुप रही। कैंपस मिस्ट्री के रूल्स के कारण वो सिर्फ लू चे के साथ बैक टू बैक स्पिरिट फॉर्म में ही रह सकती थी। उसे दिख ही नहीं रहा था कि पीछे क्या हो रहा है। इसने गोली चलाई और खुद बिल्कुल ठीक है। ये कैसा जंगली आदमी है? नहीं, अब स्टॉल नहीं कर सकती। नोट्स की गिनती बढ़ती रहनी चाहिए। ये सोचते ही उसके फैंटम हाथ पीछे के पियानो कीज पर नाचने लगे। एक के बाद एक म्यूजिक शीट हवा में तैरने लगी। हर शीट लू चे की सैनिटी को खींच रही थी, उसके नर्व्स पर अटैक, उसके रेज पॉइंट्स को एम्प्लीफाई करते हुए। लेकिन वो अभी भी शांत था। अगर मैंने अभी अपनी गर्दन पर एम किया होता तो तुम मर चुकी होती। फेंजियान को तुरंत रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हुई। लू चे की गर्दन का अलाइनमेंट ऑलमोस्ट उस जगह के साथ मैच करता था जहां उसका सिर था। खुद को गर्दन में गोली मारना सुनने में पागलपन लगता था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ उसके पीछे खड़ा आदमी बिल्कुल सीरियस था। वो ये जरूर करता। चैप्टर 85 कंटिन्यूड। मैं खूमी नहीं हूँ, बस कभी-कभी कंट्रोल छूट सकता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के फेंजियान को एक अजीब से डर ने जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच एक पतली रस्सी पर चल रही हो। अपनी स्पिरिट फॉर्म में होते हुए भी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब तक से इम्यून होती है, उसे बिल्कुल भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी। उसके पीछे खड़ा आदमी जैसे एक दबाव भरी आरा छोड़ रहा था, जो किसी भी पल फटकर सब कुछ निगल सकता था। अफसोस, तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा,
फेंजियान ने कठोर आवाज में कहा और तेजी से और म्यूजिक शीट्स क्रिएट करने लगी। वो उन्हें जाल की तरह बुन रही थी ताकि उसमें फंसे शिकार को कंट्रोल कर सके। तुम्हें अब गेम से एग्जिट हो जाना चाहिए, लू चे ने फिर कहा। क्लासमेट, क्या तुम मेरे साथ एक पीस बजाना चाहोगी? फेंजियान का जवाब वही था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे ये लाइन उसकी किस्मत पर मोहर लगा गई हो। बहुत माफी चाहता हूँ। लू चे की आवाज का तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगर कोई उसे देख सकता तो नोटिस करता कि उसकी आंखों के प्यूपल्स धीरे धीरे बदल रहे थे, उसकी आइरिसेस फैल रही थीं। आखिरकार उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। मैं खूनी नहीं हूं, बस शायद कंट्रोल खो दूं। ये कैंपस मिस्ट्री इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए बना था, इसलिए इसके बाद वो शायद कुछ वक्त के लिए अपना कंट्रोल खो दे। और अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो बदकिस्मत वो नहीं होगा। क्लासरूम में निराशा की एक लहर दौड़ गई जो फेंजियान की हड्डियों तक बर्फ जैसी ठंडक भर गई। पेल ग्रीन रैथ मास्क पर 2 काले ब्लैक होल जैसी आंखें उभर आईं। उसका मुंह दरकने और पिघलने लगा। कंसेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड अचानक हवा में तैरने लगी, म्यूजिक शीट्स के साथ एक लाइन में खुद को सेट करते हुए, और सब कुछ एक साथ कांप उठा। फिर लू चे ने अपने बाईं हाथ से किताब खोली और दाहिने हाथ को अपने सामने के पियानो कीज पर रख दिया। स्कॉलर्स राइट हैंड, मास्टर लेवल पियानो टेक्निक। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड पर अजीबोगरीब सिंबल्स उभर आए, जैसे किसी डिक्शनरी को बिगाड़ कर जोड़ दिया हो। वो फ्रेनेटिक पैटर्न्स के साथ रेंग रहे थे। लू चे ने उस बदबिहसी भरे पन्ने को देखा और अपने दाहिने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। स्कॉलर्स राइट हैंड। ये कैसे काम करता है ये मत पूछो, बस इतना जान लो कि ये कन्फेशन बुक को म्यूजिक स्कोर की तरह बजा सकता था और एक धुन पैदा करता था। तुरंत क्लासरूम में एक अजीब आवाज गूंजी, बिल्कुल बेसुरी, जैसे वियना के गोल्डन हॉल में चल रही एक परफेक्ट सिम्फनी को सेकंड हैंड रोज ने क्रैश कर दिया हो। इमोशंस के मामले में फेंजियान का म्यूजिक 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स को टारगेट करता था, स्लो टॉर्चर। लेकिन लू चे ने सिर्फ एक इमोशन रिलीज किया, खालिस नंगी गुस्सा। वो इमोशन इतना अग्रेसिव था कि पल भर में बाकी सब कुछ दुबा गया। कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड के असर से फैंटम म्यूजिक शीट्स और पियानो की जोर जोर से कांपने लगे। फेंजियान ... ये सब क्या हो रहा है? उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। लू चे के बाएं हाथ ने दूसरा पन्ना पलटा। उसका दाहिना हाथ इतनी तेज चल रहा था कि आफ्टर इमेजेस छोड़ रहा था। खाली क्लासरूम में ऐसा लग रहा था जैसे अचानक भूतों की पूरी फौज आ गई हो, बाकी सब म्यूजिक नोट्स पर पागलाना हमला करते हुए सीधा फॉर्मेशन के कोर पर वार कर रही थी, फेंजियान पर। लू चे के मैं बहुत माफी चाहता हूं कहने से अब तक 2 मिनट भी नहीं हुए थे। फेंजियान ने एक जान निकाल लेने वाली घुटन महसूस की। उसकी स्पिरिट फॉर्म अनकंट्रोलेबली कांप रही थी, जैसे जिस घोस्ट को वो पोजेस कर रही थी वो किसी भी पल कोलैप्स हो जाएगा। अगर पोजेशन के दौरान ऐसा हुआ तो वो भी मर जाएगी। लेकिन अगर वो फिजिकल फॉर्म में स्विच करे, पीछे वो पागल आदमी और उसके पेट में गोली का जख्म। जैसे ही लू चे ने तीसरा पन्ना पलटा, फेंजियान ने आखिरकार फैसला कर लिया, एग्जिट। उसने ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर एग्जिट टोकन निकाला, लेकिन सिर्फ इन 2 एक्शंस के लिए जितना पल लगा उतनी देर में ही वो डरावना मास्क उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। लू चे का दाहिना हाथ समुद्र जैसी ताकत के साथ घूमकर सीधा उसके चेहरे पर जा लगा। ऐसा लगा जैसे एक बड़ा सा हथौड़ा गीली मिट्टी पर दे मारा हो। 2 मिनट पहले लू चे ने कहा था, बहुत माफी चाहता हूं। सोचो, तुम्हारे सामने जहर की 2 बॉटल्स रखी हैं, कौन सी पियोगे? एक नॉर्मल इंसान बोलेगा कोई भी नहीं, लेकिन फेंजियान के सामने इस वक्त बिल्कुल यही सिचुएशन थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें इतनी तेज गिरेंगी, और बिल्कुल ये भी नहीं कि सामने वाला इतना बेरहम काउंटर अटैक करेगा। उसकी स्पिरिट फॉर्म टूटने के बिल्कुल किनारे पर थी।
आखिरकार जिंदा रहने के लिए उसने वो बॉटल चुनी जो देखने में थोड़ी कम जहरीली लग रही थी। लेकिन अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। उसके पास शे आंतोंग जैसी सावधानी नहीं थी। गेम में घुसते ही जैसे ही उसे पता चला कि उसका टीममेट सिन है, शे आंतोंग ने एग्जिट टोकन निकाल लिया था और उसे छोड़ा ही नहीं था। स्पिरिट फॉर्म ने फैंजियान को एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिया और इसी वजह से उसकी गार्ड नीचे आ गई। लूसे की मूवमेंट हद से ज्यादा तेज थी, इंसान के न्यूरल रिफ्लेक्स से भी तेज। इसलिए जो सीन बना वो सिर्फ भयानक ही नहीं बल्कि देखने में मतली आने जैसा था। बूम! सिर्फ एक थप्पड़ और उससे सोनिक बूम निकल गया, साथ ही एक चमक सी हुई। फैंजियान के चेहरे का सुंदर हिस्सा तुरंत ढह गया, जैसे मिट्टी से बना हो और किसी ने तोड़ दिया हो। लाल मांस, सफ़ेद टूटी हड्डियां और चिपचिपा सा ट्रांसलूसेंट लिक्विड हवा में छिड़क गया। दांत टूटना तो छोड़ो, मसूड़े तक उड़ गए। उसके सर का पूरा बायां हिस्सा इतना भयानक हो चुका था कि बिना मोज़ैक के दिखाया ही नहीं जा सकता। वो थप्पड़ दया रहित था। दूसरी तरफ इस कैंपस मिस्ट्री की इमोशंस भड़काने की ताकत सच में ज़बरदस्त थी। ये पूरे गेम में लूसे का सबसे ज़्यादा गुस्से वाला पल था। वो लगभग अपनी सारी समझ खो चुका था। फैंजियान की बची हुई एक आंख पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जोर जोर से कांप रही थी, जैसे दुनिया का सबसे डरावना मंजर देख लिया हो। उसका पूरा शरीर अनकंट्रोलेबली झटके खा रहा था। ये उसकी मर्जी से नहीं बल्कि मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से नर्वस ट्विचिंग थी। उसके मुंह का जो आधा हिस्सा बचा था वो पूरा खुला था, लेकिन वो चीख भी नहीं सकती थी, सिर्फ दबी दबी सी करहा सुनाई दे रही थी। क्योंकि उसके मुंह के मसल्स, गले का स्ट्रक्चर, जुबान, सब कुछ उस एक थप्पड़ से तबाह हो चुका था। वोकल कॉर्ड्स की फेसिया फट चुकी थी और सर्विकल वर्टेब्रा तक टूट गई थी। बस थोड़ा सा और उसका पूरा सर ही अलग हो जाता। लूसे का वो एक थप्पड़ प्लास्टिक सर्जरी में पीएचडी के लायक था। उसके झटके से फैंजियान का शरीर लट्टू की तरह घूमने लगा, हवा में कई बार पलटा खाता हुआ दूर जाकर जमीन पर जोर से जा गिरा। उसका बॉडी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था, जैसे एक फटा हुआ बोरा। दिमाग के अंदर सब कुछ पेस्ट बन चुका था। लॉजिक के हिसाब से उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन चेहरे की जलन और दिल का खौफ उसे होश में रखे हुए था। अब वो सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, अपनी पूरी ताकत से एग्जिट टोकन को पकड़ के रखना, जैसे वो उसकी जिंदगी की आखिरी रस्सी हो। छोड़ना नामुमकिन था। जब उसकी होश और बेहोशी के बीच का फासला लगभग खत्म होने वाला था, तब उसके कानों में एक नरक जैसी हंसी गूंजी। ही ही ही। उस पल जब फैंजियान लगभग लाश जैसी हो चुकी थी, उसकी बची हुई आंख में जीने की हल्की सी चमक उभरी। एग्जिट, एग्जिट, उसके दिमाग में बस यही बचा था। अगले ही सेकंड एक भयानक लात उसके चेहरे की तरफ गिरती हुई आई। फैंजियान गायब हो चुकी थी और वो आखिरी लात जमीन पर जा लगी, लेकिन फर्श पर अब भी मांस का एक टुकड़ा और खून का एक छाप पड़ा था। शायद उसका कोई हिस्सा वक्त पर निकल नहीं पाया। ही। लूसे की अजीब हंसी गूंजती रही। इस वक्त उसके व्रैथ मास्क के किनारों से घना काला ऑरा निकल रहा था, बुरा, भयानक और ईरी एनर्जी से भरा हुआ। वो ओवरवेलमिंग ऑरा पूरे स्पेस को कुचल रहा था। फैंजियान के एग्जिट करते ही उसकी असली स्पिरिट फॉर्म कॉन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड की रेडिएशन के नीचे तेज गति से कोलैप्स होने लगी। ये पहली बार था जब लूसे के गेम में इतना खूनी सीन दिखा था, और ये भी पहली बार था जब उसने अपना इतना ब्रूटल साइड दिखाया था। ही। लूसे वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले, पैरों के नीचे पड़े मांस के ढेर को घूरता रहा। उसका राइट फुट लगातार उस पर रगड़ रहा था, कुचलता, मसलता और चिपचिपा लिक्विड निकाल रहा था। आखिरकार उसने फ्लोर को ही तोड़ दिया। एक बड़ा सा सुराख बन गया जिससे नीचे वाला लेवल साफ दिख रहा था। ये सीन सिर्फ किसी को मारने से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। स्क्रीन के पार बैठे स्पेक्टेटर्स तक को ठंडी सी सरसराहट महसूस हुई। और सबसे चिलिंग बात,
फैंजियान कोई गेम एंटिटी नहीं थी, वो एक असली इंसान थी, और ऊपर से एक खूबसूरत लड़की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिन अचानक इतना इमोशनली अनस्टेबल और बेरहम हो जाएगा। कि रुको, मुझे लगता है इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये मारने से भी ज्यादा डरावना था, मैं ऑनेस्टली देख नहीं पा रहा। अभी वाला सीन ऑलमोस्ट उल्टी करवा देता। वो लड़की थी यार, इतना एक्सट्रीम जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा ऑफ पुटिंग लग रहा है। लोगों को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। लूसे का रूथलेस तरीका सबके मन पर गहरा साया छोड़ गया। कुछ व्यूअर्स को ये भी समझ आ गया कि सिन नॉर्मल इमोशनल स्टेट में नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। लूसे असल में कोई साइको नहीं था, वो काफी नॉर्मल ही था, लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा उसकी सारी समझ को निगल चुका था। हाँ, पहले दुश्मन को थप्पड़ मारना थोड़ा वेंटिंग था, लेकिन वो काफी नहीं था। उसकी रैशनल सोच अभी तक कंट्रोल में वापस नहीं आई थी। उसे पता था ऐसा हो सकता है, इसीलिए उसने पहले ही वार्निंग दी थी। अगर फैंजियान उस वक्त एग्जिट नहीं करती तो सच में उसकी जिंदगी और मौत किस्मत के हवाले थी। लूसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अभी भी उसके अंदर तबाही की भूख जल रही थी। हवा में तैर रही म्यूजिक शीट्स एक एक करके फटने लगी, मिट्टी में बदलने लगी। ये कैंपस मिस्ट्री भी शायद अपने एंड के करीब थी। तब अचानक उसके ईयरपीस में आवाज आई, शिए आंतोंग की। 10 मिनट हो गए, क्या हाल है? लूसे का दिमाग अभी भी फ्रेंजी में था। उसके गले से फिर वही अजीब हंसी निकली। ही, शिए आंतोंग, क्वेश्चन मार्क। भाई, इसका मतलब क्या है? वो अभी कंफ्यूजन में ही थी कि अचानक ईयरपीस में एक के बाद एक धमाके गूंजने लगे, जैसे कोई डिमोलिशन स्क्वाड पूरे बिल्डिंग को उड़ा रही हो। शिए आंतोंग ने भौएं से कोड़ी, समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपनी आंखें सीन की तरफ भेज दें। कैंपस मिस्ट्री, 7 मिस्ट्रीज ऑफ द कैंपस, नाइट टाइम पियानो म्यूजिक इन द म्यूजिक क्लासरूम, ब्लैक साइड चैलेंज सक्सेसफुल। चैलेंज प्रोग्रेस 3 out of 7. Remaining time 22 hours 27 minutes 56 seconds. सिस्टम की आवाज ने क्लियर अनाउंस कर दिया, इस राउंड का क्लियर टाइम एग्जैक्टली 10 मिनट्स। ये चैलेंज मोड शुरू होने के बाद का सबसे तेज कंप्लीशन था। फैंजियान अपनी जिद और गलत अंदाजे में आधी मरी होकर एक नया रिकॉर्ड छोड़ गई। और जब शिए आंतोंग की आई सीन पर पहुंची, उसने देखा डजन्स क्लासरूम्स पूरी तरह से पंच हो चुकी हैं। पूरा एक फ्लोर मिट्टी में मिल चुका है, और उस तबाही के बीच शांति से खड़ा, अपनी विंड को ठीक करता हुआ सिन। चैप्टर 87 परफेक्ट प्रिडिक्शन, हंटर एंड प्रे। अभी यहाँ क्या हुआ था? कंप्लीशन नोटिस मिलने के बाद शी आंतोंग थोड़ी कंफ्यूज थी। गेम लेवल तो क्लियर हो चुका था, फिर वो अजीब सी हंसी और फाइट की आवाज़ें क्या थीं? और जब वो यहाँ पहुंची, अभी भी लग रहा था जैसे यहाँ कोई लड़ाई हुई हो। क्या किसी एक्सपर्ट से टकरा गए थे? नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। लूसे ने शांत आवाज में जवाब दिया। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, उसकी टोन बिल्कुल फ्लैट थी। कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड उसके हाथ में था, और वो पूरी तरह एक शांत, रिफाइंड जेंटलमैन लग रहा था। आसपास जो खंडर बने हुए थे वो ऑब्वियसली उसी के कारनामात थे। रेज के दौरान उसने बिना सोचे समझे सब कुछ तोड़ दिया था। अब जाके एपिक टियर वेपन की असली वैल्यू समझ आ रही थी। अगर नॉर्मल कपड़े होते तो अब तक लू से नंगा खड़ा होता। हाँ भाई, एपिक टियर वेपन के लिए फुल वर्थ इट। अब जब उसका रेज रिलीज हो चुका था और हॉरर मिस्ट्री क्लियर होते ही उसने किताब बंद कर दी थी, उसकी इमोशन स्टेबलाइज हो चुकी थी। लू से की रैशनैलिटी वापस कंट्रोल में थी। अभी वो बिल्कुल शांत लग रहा था। कुछ देर पहले जो दरिंदा एक थप्पड़ में फैंजियान का सर तोड़ रहा था, उससे बिल्कुल उल्टा। पर शिए आंतोंग ने जब आसपास देखा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा क्लासरूम कौन सा है। सब कुछ एक जैसे रबल में बदल चुका था। वो बेबोल सी रह गई। उसे अंदाजा था ये सब तब हुआ जब लू से ने कंट्रोल खो दिया था। कौन था जो उसे इतना पुश कर गया?
इसलिए उसने लेवल को सिर्फ 10 मिनट में स्पीड रन कर दिया। उधर स्पेक्टेटर्स भी अपना दिमाग संभाल नहीं पा रहे थे। रुको, क्या ये बंदा सच में पर्सनालिटी स्विच कर लेता है? टीममेट से बात करते वक्त बिल्कुल अलग इंसान क्यों लग रहा है? कहीं ये बंदा स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं? 2 घंटे से कम के गेम प्ले में लू से कभी शांत स्कॉलर बना, कभी खून खराबा मचाता हुआ मॉन्स्टर। इतनी बार स्विच किया कि लोग काउंट ही भूल गए, पर मजबूरी थी। जब से उसने रैथ मास्क पहना था, लू से जानता था कि उसे अपने ऊपर लगातार कंट्रोल रखना पड़ेगा। रेज कोई नॉर्मल इमोशन नहीं होता, ये एक अबिस होता है जो सारी रीजन को निगल सकता है। अगर लू से पूरी तरह बह गया तो सब खत्म। इसलिए वो खुद को लगातार याद दिलाता रहता था, खुद को दबा के रखता था। इसी वजह से वो कभी 2 चेहरा लगता था, एक पल खूनी पागल, अगले पल बिल्कुल हार्मलेस। शे एन टोंग ने सिन के चक्कर लगाए, उसे ऑब्जर्व किया। अभी के लिए वो ठीक लग रहा था। प्लीज पूरी तरह मत टूट जाना, उसने मन ही मन सोचा। अगर वो पूरी तरह टूट गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, उसे तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। ऑलराइट, लूसे ने अपनी विंड कोट ठीक की और किताब बाहों में दबा ली। शेड्यूल फॉलो करना है, नेक्स्ट कहाँ जाना है? उतनी जल्दी भी नहीं है। रिमेनिंग 22.5 आवर्स देखते हुए शे एन टोंग ने थोड़ा सा सार्कास्टिक टोन में कहा। वो महसूस कर सकती थी इस बंदे के अंदर रेज अभी भी उबल रहा है, बस रीजन के प्रेशर से दबाया हुआ है। वो क्लियरली किसी और जगह जाके फटना चाहता है। फिर उसने याद दिलाया, रुको ज़रा, जो मैंने पहले कहा था याद है? हमें पाक बू स्वांग के मूव का वेट करना है। तुमने इतना फास्ट क्लियर किया है, उसका रिस्ट्रिक्शन अभी आने ही वाला है। और वैसे भी इस वक्त पाक बू स्वांग गेम इंटरफेस को घूर रहा था। उसकी माथे की नसें फूली हुई थीं, जैसे कोई वैस्कुलर हॉरर मूवी का सीन हो। टाइम देखो, सिर्फ 1.5 घंटा गुजरा था और गेम आधा क्लियर हो चुका था। अब वो सिन की ताकत समझ चुका था। अब हार जाना भी उसे इतना अनबेरेबल नहीं लग रहा था। इस लेवल में तो वैसे भी उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लूसे को हरा देगा। हार तो हार है, उसके पास आगे के प्लान्स ऑलरेडी थे। पर एक चीज़ थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो गेम प्रॉम्प्ट। अभी यहाँ क्या हुआ था? कंप्लीशन नोटिस मिलने के बाद शे एन टोंग थोड़ी कंफ्यूज थी। लेवल ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, फिर वो अजीब सी हंसी और बैटल के साउंड्स क्या थे? और यहाँ आने के बाद भी लड़ाई के निशान। क्या किसी एक्सपर्ट से टकरा गए थे? नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। लूसे ने शांति से जवाब दिया, अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए। उसका टोन बिल्कुल काम था। हाथ में कन्फेशंस ऑफ द डिसइल्यूजन्ड पकड़ी हुई थी। पूरा रिफाइंड और जेंटलमैन जैसा लग रहा था। और जो आसपास के रूइंस थे, वो सब उसी के काम का नतीजा था। पहले जब वो कंट्रोल खो बैठा था, तब बिना सोचे समझे सब कुछ उड़ा दिया था। अब जाकर मिस्टिक क्लोक की असली वैल्यू समझ आई। अगर नॉर्मल कपड़े पहने होते तो अभी लू से शायद बिल्कुल नंगा होता। एपिक टियर वेपन के लिए टोटली वर्थ इट। रेज निकल चुकी थी। हॉरर मिस्ट्री क्लियर होते ही उसने बुक बंद कर दी थी और इमोशन स्टेबल हो गए थे। अब लू से फिर से रैशनल और कंपोज था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अलग इंसान। उस वर्जन से तो बिल्कुल ही डिफरेंट जो कुछ ही देर पहले फैंजी एन का सर एक थप्पड़ में उड़ा चुका था। लेकिन शी एन टोंग ने जब आसपास देखा, अब तो ये भी क्लियर नहीं था कौन सा क्लासरूम कौन सा है। वो थोड़ी स्पीचलेस हो गई। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था, ये सब लूसे के थोड़ी देर पहले की लॉस ऑफ कंट्रोल का नतीजा था। बस समझ नहीं आ रहा था कौन सा बंदा इसे इस हद तक पुश कर पाया। इस लेवल में इसे इतना मजबूर कर दिया कि इसने सीधा 10 मिनट में स्पीड रन कर दिया। मीनवाइल जो स्पेक्टेटर्स पूरे टाइम सिन को देख रहे थे, उनका दिमाग ही हिल गया था। रुको, ये बंदा अभी पर्सनालिटी स्विच करके बैठा है। टीममेट से बात करते टाइम बिल्कुल अलग चेहरा क्यों? ये बंदा सच में स्किज़ोफ्रेनिक तो नहीं है ना? सिर्फ 2 घंटे से कम के गेम प्ले में लू से रिफाइंड जेंटलमैन और रैम्पेजिंग मेनियाक के बीच इतनी बार स्विच कर चुका था कि गिनती मुश्किल थी। पर मजबूरी थी। रैथ मास्क पहनते ही उसे पता था, अगर जरा भी छूट दी सब खत्म। हर पल उसे अपने बॉडी का कंट्रोल रैथ से छीनना पड़ता था। रेज केओस से भी ज़्यादा खतरनाक थी। ये एक ऐसी अबिस थी जो पूरी रीजन को निगल सकती थी।
अगर लूसे पूरी तरह टूटना नहीं चाहता था तो उसे खुद को बार बार याद दिलाना और कंट्रोल करना ही पड़ता था। इसी वजह से वो स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा लगता था, एक पल पागल की तरह कत्ल करता हुआ और अगले पल बिल्कुल हार्मलेस। शी एंटोंग ने सिन के चक्कर लगाए, देखा कि अभी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही। दिल ही दिल में सोचा, प्लीज पूरी तरह कंट्रोल मत खोना। अगर वो हुआ तो वो लोग सीधा खत्म, शायद उसे तुरंत बेल करना पड़े। ऑलराइट, हम स्केड्यूल पे हैं। लूसे ने अपना विंड कोट ठीक किया, बुक को बाजू के नीचे दबाया। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? इतनी भी अर्जेंसी नहीं है। शी एंटोंग ने रिमेनिंग 22.5 आवर्स देखे और हल्का सा सार्केज़म डाल दिया। उसे क्लियरली फील हो रहा था, इस बंदे के अंदर रेज अभी भी उबल रही है, बस रीजन के पतले से धागे से बंधी है, मूड ऑफ है और कहीं वेंट करना चाहता है। फिर बोली, एक सेक रुको, जो मैंने पहले बोला था याद है? हमें पाक बू सियोंग के मूव का वेट करना है। तुमने लेवल इतनी जल्दी क्लियर कर दिया, उसकी रिस्ट्रिक्शन अब आने वाली है। उधर पाक बू सियोंग गेम इंटरफेस को घूरे जा रहा था, माथे की नसें फूल गई थी, बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा सीन। टाइम देखो, सिर्फ 1.5 आवर्स हुआ था और गेम आधा क्लियर हो चुका था। सिन की स्ट्रेंथ समझकर वो मेंटली मान चुका था, हार जाना भी ठीक है। इस लेवल में तो उसे पहले से ही उम्मीद नहीं थी कि वो लूसे को गिरा पाएगा। हार तो हार, उसके पास नेक्स्ट स्टेप के प्लान्स ऑलरेडी थे। लेकिन जो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो था सिस्टम प्रॉम्प्ट, वाइट साइड प्लेयर फैंजियान हैज़ एग्जिटेड द गेम। फकिंग ट्रैश! और उसने कोई इंटेल वापस भी नहीं भेजी। ये सीरियसली पागल है क्या? उसने पहले ही बोला था, जीतना ज़रूरी नहीं, अगर सिचुएशन ख़राब हो तो बस भाग जाओ, एग्जिट भी ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक काम था, इंटेल भेजना। ओपोनेंट की एबिलिटीज़, फाइटिंग स्टाइल, गियर, स्पेशल स्किल्स, कुछ भी। इतना मुश्किल था क्या? पर नहीं, सब लोग बिना एक शब्द बोले बेल कर गए और जैसे ही एग्जिट किया, गेम के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन गायब। पाक बू सियोंग अब रियलिटी पे ही डाउट कर रहा था। पहले उसे लगा बेओमिन थोड़ा ठीक है, कम से कम टाइम खरीदा। अब फैंजियान, वाह, 10 मिनट में गायब। अचीवमेंट्स ही बांट देती दूसरी साइड को। इसमें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसने गेम से फिर पूछा। गेम ... फक। गाली देकर वो खुद से बोलने लगा, चिल चिल, सब कंट्रोल में है, सिर्फ 3 मैचेस हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। वो इसलिए पैनिक नहीं कर रहा था क्योंकि लास्ट 2 गेम्स पे उसने सब दाव लगा रखा था। एक मैच में तो उसे पूरा भरोसा था, वो दुनिया के किसी भी प्लेयर को मार सकता था। डिफ़िकल्टी लेवल सोच से परे था। और मान लो कि सिन वहाँ भी कोई चमत्कार कर दे तो भी उसके पास बैकअप प्लान था। उसका ट्रैप ब्लैक साइड के एक और टीममेट के लिए था, ब्लैंक, यानी शी एंटोंग। एक अनरैंक लड़की को निपटाना ईजी। लूसे से हार भी गया तो भी वो ये गेम नहीं हारेगा। दोनों आउटकम्स के लिए तैयारी थी। उसके दिमाग में वो एक मकड़ी जैसा था, एक बड़ा सा जाल बुन चुका था। शिकार जितना जीत के करीब सोचता, उतना ही बर्बादी के करीब। एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसने पहले से तैयार की हुई रिस्ट्रिक्शन लिख दी कि ब्लैक साइड प्लेयर क्लियर द 3rd कैंपस मिस्ट्री, वाइट साइड विल नाउ प्रपोज द 3rd रिस्ट्रिक्शन। If any member of the black side team is killed or exits, the challenge mode will be deemed to be failed. जैसे ही आवाज़ गूंजी, शी एंटोंग मुस्कुरा उठी। परफेक्ट प्रिडिक्शन। पाक बू सियोंग से डील करना वैसे भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उस पल वो ऑलरेडी लूसे को नेक्स्ट हॉरर मिस्ट्री की तरफ गाइड कर रही थी। लगता है मैं सही थी, जो मैंने पहले बोला था याद है? लूसे के ईयरपीस में शी एंटोंग की आवाज़ आई। उसने हाँ में सर हिलाया। लगता है तुम्हारी कंडीशन काम कर गई। तो बताओ, तुम मुझसे किस बात पे अग्री करवाना चाहती हो? क्लासरूम में शी एंटोंग खड़ी हुई, बैक स्ट्रेच की और अपने बैकपैक से गियर निकालने लगी। पहली बात, कुछ भी हो जाए ईयरपीस मत खोना। दूसरी बात, जब तुम लेवल क्लियर करने वाले हो मुझे पहले बताना। समझ गया। लूसे ने भी वादा निभाया, कोई वजह नहीं पूछी। एक वर्बल ओके बोलते ही लूसे ने गहरी सांस ली और फिर से क्लासरूम में कदम रखा।
पहले उसे थोड़ा बोर सा फील हो रहा था। जो सीन्स उसके सामने थे उनमें एक भी ट्रेस ऑफ क्राइसिस नहीं था। जब भी वो किसी हॉरर मिस्ट्री में एंटर करता, बस एक आउटलेट मिलता था उसके रेज के लिए। लेकिन अभी जब शिए एंड टोंग ने अपनी कंडीशंस बता दी, तब उसके गट में कुछ इंटरेस्टिंग फील करवाया, जैसे कुछ नया होने वाला हो। ये पाक बू सॉन्ग वो सिर्फ लेवल बाय लेवल विंस बांट के नहीं रखेगा, जरूर कुछ एक्साइटिंग होगा आगे। होप यू कैन गिव मी प्लेजर एंड थ्रिल, वरना मेरा रैथ तुम पे बरसेगा। क्लासरूम में कदम रखते ही जब उसने स्पेशियस आर्ट क्लासरूम देखा, 200 स्क्वायर मीटर का एरिया फेमस पेंटिंग से भरा हुआ, लूसे को समझ आ गया यही लोकेशन था। उसने अपना टेंस माइंड रिलैक्स किया और उसके अंदर का रेजिंग बीस्ट धीरे धीरे अपनी केज से बाहर आया, रेडी फॉर अ न्यू राउंड ऑफ इन्वेजन। पेल ग्रीन मास्क अलग लाइट से शिमर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक चेहरा रिवील हुआ जिसमें गुस्से और कंपैशन का मिक्स था, और एक अजीब सी स्माइल भी। उसने अपनी फिस्ट्स टाइट की, नकल्स लाउड क्रैक करते हुए खाली रूम में एको कर गए। दिस इज द आर्ट क्लासरूम, राइट? एनीवन फील लाइक क्राइंग? हम टाइट शेड्यूल में हैं। क्लासरूम के बाहर डार्क गोल्ड मेटालिक स्फीयर ऑल सीइंग आई थोड़े सर्कल्स के लिए हवर कर रहा था। जैसे ही कंफर्म हुआ कि लूसे ने एंटर कर लिया, क्लासरूम के अंदर लाइट ट्विस्ट करने लगी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट। उसे पता था सिन का गेम अब शुरू हो चुका है, तो उसने अपनी ऑल सीइंग आई वापस खुद की तरफ गाइड की और कुछ इंसुलिन इंजेक्टर जैसी चीज निकाली, अपनी टेम्पल में इंजेक्ट कर दिया। सीन काफी टेरिफाइंग लग रहा था। इतनी बड़ी सिरिंज देख के स्पेक्टेटर्स के दांत भी दर्द करने लगे, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं लग रहा था। एक्चुअली ड्रग इंजेक्ट करते ही उसका एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सैटिस्फाइड लग रहा था। उसकी आंखें वाइड खुली, प्यूपल्स डीप सफाया ब्लू हुए, जैसे समुद्र के अंदर छिपी हुई खूबसूरत ज्वेल्स, और उसकी आंखों में एक अजीब सी कॉन्फिडेंस भी चमक रहा था। वो भी एक मेड पॉप्ड वॉर गॉड थी। डिफरेंस ये था, लूसे की मेडिकेशन बॉडी हील करने के लिए थी, ताकि वो वरी फ्री फाइट कर सके, लेकिन उसकी मेडिकेशन काम कर रही थी ब्रेन पे, प्योर ब्रेन वेव एम्पलीफायर्स। ऑल सीइंग आई उसके मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता, और जितना ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन, उतनी ज्यादा पावर वो पुल ऑफ कर सकती थी। उस मोमेंट में फोर्स्ड मेंटल डेवलपमेंट और ड्रग्स की वजह से उसके ब्रेन की कैपेसिटी 25% तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने हेड लिफ्ट किया, पूरा क्लासरूम नहीं, पूरी दुनिया अलग लग रही थी। जो कुछ भी उसके आसपास था वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, वो सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका पास्ट और प्रेजेंट भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। मतलब अब वो खुद पहले जैसे नहीं थी, कुछ मिनट से पहले से बिल्कुल अलग। इतना टाइम स्पेंड कर चुकी थी इस क्लासरूम में, ये सेकंड हॉरर मिस्ट्री जो हिडन था और ट्रिगर नहीं हुआ था, अब वो बहुत सिंपल फील होने लगा। बस एक क्लियरेंस सीक्वेंस को मेंटली 10,000 टाइम्स सिमुलेट करने जैसे। Here's your English novel style conversion for this part. खड़ते ही शिए एंड टोंग ने एक सेट ऑफ स्केच स्कल्पचर्स की तरफ कदम बढ़ाया जो ऑलरेडी अरेंज की हुई थी, और एक डेविड बस्ट चूज किया। ये वो क्लासिक हैंडसम यूरोपियन मेल था, चिजल्ड फीचर्स, लाइफ लाइक कार्विंग। स्टैचू होने के बावजूद उसमें अभी भी थोड़ी ह्यूमन एक्सप्रेशन का स्पार्क था। शिए एंड टोंग ने मुस्कान दी। अपनी यूजुअल कामनेस के मुकाबले अब वो थोड़ी अनहिंज्ड लग रही थी। उसने डेविड के हेड को जेंटली टच किया, टोन सॉफ्ट, जैसे एक बच्चे को कोक्स कर रही हो। ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड ओवर देयर। मुझे लगता है वो काफी फास्ट होगा। So, shall we begin too? Why aren't you smiling? Come on, give me a smile. I remember जब तुम मेरे पीछे थे, तुमने 4 बार स्माइल किया था। शिए एंड टोंग ने डेविड स्टैचू को कैरस किया, उसको स्माइल करते हुए देखा, और रूम में एक अजीब इयरी साइलेंस छाने लगी। अगले सेकंड ही रूम के सारे स्केच स्कल्पचर्स वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगे, जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। डेविड स्टैचू जो शिए एंड टोंग के हाथ के नीचे था, डिस्टॉर्ट होने लगा, और उसका एक्सप्रेशन ट्विस्टेड और एंग्री हो गया। "Ah, you're mad! Told you to smile और फिर भी नहीं? मे बी मैं तुम्हें उस गाय से मिलवा दूं, तब शायद बिहेव करोगे।" और फिर शिए एंड टोंग ने डेविड स्टैचू को उठाकर फ्लोर पर स्मैश कर दिया।
दोनों अब साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे थे, एक नई राउंड ऑफ गेम क्लियरेंस शुरू कर रहे थे। एक पोर्ट्रेट को क्राई करने पे फोर्स कर रहा था और दूसरा स्टैच्यू को लाफ करने पर। इसी वक्त पाक बू सॉन्ग के लिप्स थोड़ा अपवर्ड कर्ल हुए, जैसे माइल्ड सरप्राइज हो, और वो सामने का सीन देख रहा था। चाहे उसे अपने टीममेट्स के एग्जिट के बाद दोनों ब्लैक साइड प्लेयर्स का एग्जैक्ट स्टेट पता नहीं था, फिर भी वो हॉरर मिस्ट्री गेम के ट्रिगर्स को अच्छी तरह समझ रहा था। अभी दोनों द पोर्ट्रेट स्टीयर्स और द वॉकिंग स्टैच्यू मिस्ट्रीज ट्रिगर्ड स्टेट में आ गए थे। वो द पोर्ट्रेट स्टीयर्स के बारे में ज्यादा केयर नहीं कर रहा था। यही सिर्फ गेम सीन था जहां उसके टीममेट स्टेशन्ड नहीं थे, बस प्योर गेम प्ले कंटेंट। इनिशियली जब टीम मैच करते वक्त वाइट साइड में टोटल 5 प्लेयर्स थे, इंक्लूडिंग खुद। ऑफ कोर्स 3 अभी एग्जिट कर चुके थे। सब लेवल्स कवर करने के लिए लोग कम थे और इस पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। कंसिडरिंग कि सिन ने अब तक हर गेम लेवल स्टीम रोल कर दिया, तो ये लेवल भी शायद इतना हार्ड नहीं होगा। की प्रॉब्लम था द वॉकिंग स्टैच्यू। ये सिनेरियो उसने शुरू से डिजाइन किया था, सेम सीन एज द फर्स्ट हॉरर मिस्ट्री में, सस्पिशन अवॉइड करने के लिए और दोनों प्लेयर्स को फोर्सिबली स्प्लिट करने के लिए। उसके डिजाइन के हिसाब से वीकर प्लेयर ब्लैंक पीछे रह जाए और गेम सीन ट्रिगर करे। और अब जब ये सीन एक्टिव हुआ तो ये प्रूव करता है कि उसका जजमेंट सही था। पाक बू सॉन्ग काफी प्लीज था। ये पहली अच्छी खबर थी जो उसने गेम के शुरू होने के बाद सुनी थी। वो ओरिजिनली प्लान कर रहा था जब सिन थोड़ा वॉर्न आउट हो जाए तब उसको स्ट्रॉन्गेस्ट हॉरर मिस्ट्री से डायरेक्टली टेक आउट करे। और ब्लैंक के साइड का मिस्ट्री बस ट्रम्प कार्ड था, प्लान बी। अगर सिन अनटचेबल हो तो हॉरर मिस्ट्री यूज करके उसे स्टॉल करो। जब वो ट्रैप्ड होगा, एस्केप या असिस्ट नहीं कर पाएगा, पाक खुद जाके उस औरत को डील करेगा। सेम आउटकम, राइट? उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतनी जल्दी ट्रिगर हो जाएगा। लगता है औरत की लक ज्यादा अच्छी नहीं थी। गुड थिंग उसने सारी पॉसिबिलिटीज के लिए फोरसाइट रखी थी। गेम रिस्ट्रिक्शन सेटअप किया था जो काउंट करता था ब्लैक साइड प्लेयर के डेथ या एग्जिट को एज चैलेंज मोड फेलियर। शायद अभी तक उसने रियलाइज नहीं किया कि वो ऑलरेडी ट्रैप के अंदर है। सोच के ही पार्क बुसोंग का मूड काफी हाई हो गया। वो अपने लास्ट टीममेट से बात करने लगा और उसके फेस पर थोड़ी सी बूट लिकिंग एक्सप्रेशन आ गई। स्ट्रेंजली उसका टीममेट सिर्फ टॉप टियर प्लेयर फ्रॉम दाहन मिंगो ही नहीं था, बल्कि एक छोटी सेलिब्रिटी भी थी जिसके पीछे वो महीनों से भाग रहा था, ऑल्दो अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ था। उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक माइनर सेलेब को डेट करना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन शायद क्योंकि वो अब तक सक्सीड नहीं हुआ था, उसका डिज़ायर और बढ़ गया था। जब वो फर्स्ट रैंक पर था तो फुल कॉन्फिडेंस में था, सब लोग देख रहे थे। लेकिन हॉरर मिस्ट्री राउंड्स फेल होने के बाद और टीममेट्स एग्जिट करने के बाद उसका फेस काफ़ी लूज हो गया था। अब फाइनली थोड़ी अच्छी खबर मिली, उसका प्लान वर्क कर गया। एक पार्ट शो ऑफ करने का था और दूसरा पार्ट टास्क्स डेलीगेट करने का। हे लिटला, लगता है थोड़ी अच्छी खबर मिली है यहाँ। सिन, उसके स्ट्रॉन्ग होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, आउटकम तो गेम का वही है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जाके देख लो। बात करते हुए उसने मेंशन किया कि ब्लैंक ऑलमोस्ट ट्रैप में गिर गया है। साथ ही वो चाहता था कि ये लास्ट टीममेट जाके काम फिनिश करे। इस तरह ज्यादा सेफ हो जाता और थोड़ा सा उसके लिए फेवर भी हो जाता। आफ्टर ऑल फीमेल टीममेट को रिमूव करके उसको क्रेडिट मिलेगा और पार्क बुसोंग का फेस भी सेफ रहेगा। वो तो डायरेक्टली सिन के सामने जा रहा है। कैसे हो सकता है कि वो एक्टिवली एक गर्ल को डील करे? एक ही स्टोन से मल्टीपल बर्ड्स मारने का प्लान। चाहे सिन स्टेडिली गेम क्लियर कर रहा था और उसके टीममेट्स अभी भी ट्रैश थे, पार्क बुसोंग के स्ट्रेटजीज और सेटअप्स बिल्कुल काम कर रहे थे। गेम्स में स्मार्ट्स यूज करना होता है, ब्रूट फोर्स नहीं। लाइफ में भी सेम। ओनली समवन लाइक मी डिजर्व्स टू बी नंबर 1। विक्ट्री। कोई रीजन नहीं था, लेकिन जे आंटोंग अभी तक एग्जिट नहीं हुई थी और पार्क बुसोंग ने ऑलरेडी मेंटली कम से कम 10,000 वर्ड्स की स्टोरी इमेजिन कर ली थी। वो इंसान काफ़ी विविड इमेजिनेशन का था। उसका फैंटेसी स्पीड नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा था। गेम पर्सपेक्टिव से हुआगुआ के व्यूअर्स जो कभी कभी ड्रॉप इन करते थे, वो बस साइलेंट हो गए थे।
पार्क बुसोंग का मिस्टीरियस ग्रिन, ब्लैंक आइज और कभी-कभी डांस करते हुए काफी कंफ्यूजिंग था। किसी को भी नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है। वेट, व्हाई इज ही सो हैप्पी? क्या उसे पता है कि ब्लैंक ऑलमोस्ट डन है? ये बंदा थोड़ा मेंटली ऑफ लग रहा है, बस कंडीशन सिन से टोटली अलग है। क्या ब्रेन पावर है ये उसका सुपर पावर है क्या? सारे कमेंट्स जो मैच इन्फो इंक्लूड करते थे, पार्क बुसोंग को नहीं दिख रहे थे। जब भी वो लाइव स्ट्रीम ओपन करता, सिर्फ ये कमेंट्स दिखते, दा हान मिंगुओ इज ऑसम, मिस्टर पार्क इज ऑसम और वैसे ही। सिंस ये गेम कंटेंट से रिलेटेड नहीं थे, ये थ्रू हो रहे थे। ये एक मैसिव इन्फॉर्मेशन ककून था। इस इन्फो बबल में पार्क बुसोंग इजीली फैंटेसाइज कर सकता था, अपनी थोड़ी अच्छी खबर का फुल एंजॉय कर सकता था और फ्रीली रोम कर सकता था। व्यूअर्स बस साइलेंटली स्पीचलेस बैठे थे, वेट करने की कि सब अनफोल्ड हो। आर्ट क्लासरूम के अंदर एक रेक्ट मेस, पूरे आर्ट क्लासरूम का सीन। लू से अपने ईयरपीस प्रेस करके ये आंटोंग से कॉल स्टार्ट कर रहा था। टाइम आ गया था फॉलो थ्रू करने का, जो वो पहले अग्री कर चुका था। अभी रूम के सारे पेंटिंग्स रूइंस में थे। सनफ्लावर्स, स्टारी नाइट और बाकी के मास्टरपीसेस फ्लोर पे स्कैटर्ड थे। क्योंकि ये पोर्ट्रेट्स नहीं थे, लूसे ने इन्हें टच नहीं किया। मोनालिसा स्माइल के फोरहेड के सेंटर में एक होल था। उसका स्माइलिंग माउथ अब स्माइल नहीं कर रहा था और आईज अब ब्लीडिंग टीयर्स कर रही थी। द क्रिएशन ऑफ एडम 2 टुकड़ों में टीयर हो चुकी थी। ह्यूमन फिगर्स श्रेड हो गए थे। फेमस और अननोन मिडीवल पेंटिंग्स हर जगह ड्रिफ्ट कर रहे थे। फ्रेम्स शैटर्ड, कैनवसेस रिप्ड, कुछ फ्लोर पे, कुछ वॉल्स पे पिन किए हुए। और हाँ, रूम के पार्टीशंस और डेकोरेटिव वॉल्स भी तोड़ दिए गए थे। डिलक्स एकदम से बेयर बोन्स में कन्वर्ट हो गया। जब लू से एंटर हुआ, बस स्टार्ट कर दिया टीयरिंग डाउन। उसने सोचा था कोई यहाँ होगा, लेकिन नोप, कोई नहीं। गेम प्रोग्रेस अब पहले से भी इजी हो गया था। कन्फेशंस ऑफ द डिसल्यूशन्ड अब एयर में फ्लोट कर रहा था और रूम के सारे लिंगरिंग स्पिरिट्स को सप्रेस कर रहा था। गेम वैसे काफ़ी इजी था। लू से ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ कहने का मूड नहीं था। उसने लास्ट वन से भी फास्टर फिनिश किया। बस एक लास्ट स्टेप, उसने शे एंटोंग को ढूंढना स्टार्ट किया। हे, मैं यहाँ ऑलमोस्ट डन हूँ, तुम्हारा प्लान क्या है? क्योंकि ये लेवल इतना हार्ड नहीं था, लू से अभी भी इमोशनली स्टेबल था। ओ, हे, साउंड्स लाइक तुमने वैसे भी काफ़ी फास्ट फिनिश कर दिया। शी एंटोंग की वॉइस सुन के लू से सडनली फ्राउन करके पूछा, हु आर यू? ब्रो, एनफील्ड जस्ट ड्रॉप्ड समथिंग इनसेन। शी एंटोंग, हाँ? वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, फिर शायद कुछ समझ गई। उसने थ्रोट क्लियर किया और बोला, टुक अ शॉट, ब्रेन एक्टिविटी टेम्परेरीली बूस्टेड, शायद इसीलिए थोड़ा अलग बिहेव कर रही हूँ। कितना काम बचा है? लूसे ने आगे वाले पोर्ट्रेट की तरफ देखा। ये एक फुल बॉडी इमेज था और उसके सामने का एयर क्रीपी वे में वॉर्प हो रहा था। चेस्ट, हैंड्स, फीट उसने ऑलरेडी स्टील पिन्स ड्राइव कर दिए थे। अब ये पेंटिंग में रित कर रहे थे, टीयर्स इन देयर आईज। ओरिजिनली काफ़ी टेरिफाइंग सीन था, लेकिन अब समहाउ थोड़ा पिटिफुल लग रहा था। आई एम 1 शॉट अवे। ओह, शी एंटोंग रिप्लाइड, फिर पीछे देखा। लूसे के ऑपोजिट उसकी बायोलॉजी क्लासरूम अभी भी पहले जैसी ही लग रही थी। डेस्क्स और चेयर्स अनटच्ड, कोई रैकेज नहीं, कोई मेस नहीं। बस एक डिफरेंस था, स्केच स्कल्पचर्स जो क्लासरूम के सेंटर में थे, उन्हें असेंबल करके एक 2 मीटर टॉल फिगर बना दिया गया था, बिजार पोज में। हर सेगमेंट के साथ एक स्मॉल जेट प्रोपल्शन यूनिट अटैच था, जो 360 डिग्री मॉनिटरिंग और कंट्रोल दे रहा था। जब भी स्कल्पचर ने लेग मूव करने की कोशिश की, नी के डिवाइस ने काउंटर फोर्स अप्लाई किया, मोशन को ब्लॉक और रिवर्स कर दिया। वॉकिंग स्टैचू, हर मूव तुम्हारे कंट्रोल में है। ये सारे मॉड्यूल्स फ्यूज होके एक अनडेड क्रीचर क्रिएट कर रहे थे, फ्रोजन इन प्लेस। फाइनल हॉरर मिस्ट्री फॉर्म चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, उसका चांस 0 था। स्टैचू ऑफ डेविड की आईज वाइड ओपन शी एंटोंग को इंटेंसली स्टेयर कर रही थी। शी एंटोंग ने श्रक किया और बोला 7 वर्ड्स में, सॉरी अबाउट दैट, फिजिक्स। फिर उसने ईयरपीस में बोला, डायरेक्टली सिन के लिए, ओके, मैं काउंटडाउन कर रही हूँ, 3, 2, 1। यू शूट और हैंडल कर दो वहाँ।
चलो पाक बुसोंग को उसकी ओवरली पीसफुल लाइफ में थोड़ा सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज? लूत्से ने फ्राउन किया, इंस्टेंटली फील करते हुए कि कुछ ऑफ है। ये शेआनतोंग का यूजुअल टोन नहीं था। वो भी अपनी तरफ से कुछ कर रही होगी, कुछ ऐसा जो उसके साथ सिंक होना जरूरी था। ट्रांसलेट करो, सरप्राइज का क्या मतलब है? लूत्से ने पूछा। सरप्राइज का मतलब है 1,800,000 टेल्स ऑफ सिल्वर। शियानतोंग ने स्लिप कर दिया, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, बस शूट करो ऑलरेडी। 3, 2, 1। कोई भी सिचुएशन हो, हॉरर मिस्ट्री गेम को क्लियर करना ही था। लूत्से ने अपनी राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर उठाया और एक परफेक्ट शॉट फायर किया, सीधा डेस्परेट पोर्ट्रेट के थ्रू। टीयर्स इन आईज, एक ही शॉट और बूम! इमीडिएटली ईयरपीस में एक्सप्लोजन्स के सीरीज सुनाई दिए, जैसे फायर क्रैकर्स क्रैकल कर रहे हों। लूत्से ने फ्राउन किया, अनश्योर कि वहाँ क्या हो रहा है। लेस देन अ मिनट में 2 कंसेक्यूटिव सिस्टम प्रॉम्प्ट्स एको हुए अक्रॉस द गेम, जैसे परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड हों। 7 mysteries of the campus. The portrait steers black side challenge successful. Challenge progress 4 out of 7. Remaining time 22 hours 14 minutes 26 seconds. 7 mysteries of the campus. The walking statue black side challenge successful. Challenge progress 5 out of 7. Remaining time 22 hours 14 minutes 24 seconds. शुरू में जितने 7 मिस्ट्रीज और रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे वो ओवरवेलमिंग फील हो रहे थे, लेकिन अब लेस देन 2 आवर्स में रैपिड प्रोग्रेस हो गया, लेवल आफ्टर लेवल ब्रेक करते हुए, और पहले से भी फास्ट। स्पेशली लास्ट 2 राउंड्स, कोई प्री अरेंज टीममेट्स नहीं, कोई प्रायर कोऑर्डिनेशन नहीं, सब स्पॉन्टेनियसली हो गया। पाक बुस्योंग अब एक एज ऑफ अ क्लिफ पे पुश हो चुका था, एक डू और डाई मोमेंट फेस कर रहा था, कोई बफर नहीं बचा। लेकिन जब लूत्से ने 2 सक्सेसफुल कंप्लीशन अलर्ट्स अपने ईयरपीस में सुने, वो बिल्कुल प्लीज नहीं लग रहा था। एक्चुअली उसने ग्रीन मास्क के नीचे थोड़ा इरिटेशन फील किया। ये वही हॉरर मिस्ट्री है जो तुमने पहले नहीं ढूंढ पाई थी, राइट? तुमने खुद क्लियर करना था, मैं हैंडल कर सकता था, फिर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट किए? लूत्से ने थोड़ा अनॉयड लुक दिया। उसके लिए चाहे ये मूव गेम प्रोग्रेस एडवांस कर रहा था, लेकिन अननेसेसरी रिस्क भी इंट्रोड्यूस हो गया था। उसे शेआनतोंग की असली कॉम्बैट स्ट्रेंथ का असली पता नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था। गेम के स्टार्ट से ही उसका प्लान था टू हैंडल एवरीथिंग खुद, स्पेशली जब से टीममेट रिस्ट्रिक्शन ऐड हुआ था। हमने ये इसलिए किया वरना वो तुम्हारे एक्शंस प्रिडिक्ट कर लेता। इस तरह से हम उसके डिसीजंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शियानतोंग ने रफ एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं गई। ऑल्सो इस तरह करने से अपोनेंट के रिमेनिंग रिस्ट्रिक्शंस को एक प्रिडिक्टेबल रेंज में कन्फाइन कर सकते हैं। वो लाइंस उसने एडवांस में प्रिपेयर की थी, लेकिन लूत्से क्लियरली कन्विंस नहीं हुआ। सो फिर तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी क्या है? लूत्से ने पूछा। शियानतोंग को थोड़ी हेडेक फील हो रही थी। कभी कभी लगता कि शायद उसने पाक बुस्योंग को ओवर एस्टिमेट कर दिया। उसे अभी तक नहीं पता था कि गेम ने उसको कितनी अथॉरिटी दी है, इसलिए वो ज्यादा रिवील नहीं कर रही थी। दूसरा बंदा था हंटर। अगर शियानतोंग उसके दिमाग को समझ गए तो हंटर और प्रे का रोल स्विच हो सकता था, लेकिन अगर पाक बुस्योंग को पता चल गया कि उसने उसकी ट्रिक पकड़ ली तो नया केओस क्रिएट हो जाता। बस इतना ही होप कर सकती थी कि पाक बुस्योंग सच में एक डम्बैस हो, इसलिए उसने केयरफुली बोला, आई प्रॉमिस फ्रॉम नाउ ऑन सारी बैटल्स तुम हैंडल करोगे, तुम ही हो की टू विक्ट्री। ईयरपीस लगाए रखो और अगले रिस्ट्रिक्शन के लिए अलर्ट रहो। लूत्से? टर्न्स आउट पाक बुस्योंग सच में एक डम्बैस था। अपनी हैवी डे ड्रीमिंग में फंसा हुआ उसने स्ट्रैटेजी या काउंटर स्ट्रैटेजी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। शायद ये फ्लॉ होता है उन सब में जो हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं। जब उसने सुना कि 2 गेम्स एक साथ क्लियर हो गए और उनमें से एक तो ब्लैंक ने किया, उसकी आंखें लगभग पॉप हो गईं। व्हाट द फक? क्यों तुम्हारे टीममेट्स इतने अच्छे फाइटर्स हैं और मेरे सारे ब्रेन डेड? उसने कभी सोचा भी नहीं कि शायद उसका खुद का जजमेंट गलत हो गया हो। बस पैनिक में फ्लेल करने लगा।
क्योंकि सिन को रिस्ट्रिक्ट करना और डील करना मुश्किल था, उसने पहले ही ब्लैंक पे 3 रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। दोनों का फेट कंप्लीटली टाई हो गया था। अब अगर उसको एक नया रिस्ट्रिक्शन प्लान सोचना पड़ता सिन को कंप्लीटली शट डाउन करने के लिए, तो ऑनेस्टली उसके पास आइडियाज़ खत्म हो चुके थे। संक कॉस्ट बहुत हाई था। अगर उसने ब्लैंक को टारगेट नहीं किया, मतलब पहले के 3 रिस्ट्रिक्शंस वेस्ट हो गए और 2 गेम्स एक साथ एंड होने के बाद अब उसके पास 2 नए रिस्ट्रिक्शन चांसेस थे, लेकिन कोई क्लियर प्लान नहीं था। लास्ट 2 गेम्स दोनों काफ़ी टफ थे। एक उसका ट्रम्प कार्ड था, ओरिजिनली इंटेंडेड सिन के लिए। दूसरा ट्रम्प कार्ड जो उसने सोचा अननोटिस्ड रहा और ब्लैंक के लिए था, द वॉकिंग स्टैचू, वो अब क्रैक हो चुका है। अब सिर्फ एक ही हॉरर मिस्ट्री उसको थोड़ा सिक्योर फील करवा रही थी, लेकिन उसके पास 2 लोगों के बारे में 0 इंटेल था। चल, लगता है यही वे है। उसका मुशी ब्रेन स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली उसने सिर्फ एक ऑप्शन निकाल लिया। Forget using trump card on sin. Just find a way to hit blank with the hardest game and finish it. कोई टाइम नहीं था प्रॉपर रिव्यू या रीथिंक करने का। पाक बूसियोंग ने तुरंत 4th रिस्ट्रिक्शन गेम इंटरफेस में एंटर की। Black side players have completed the 4th campus mystery. Now white side must issue the 4th restriction. White side team पाक बूसियोंग अब black side members के movements देख सकता है। View only, no dialogue. जैसे ही वॉइस आई, 2 ब्लरी स्क्रीन्स पॉपअप हो गए पाक बूसियोंग के सामने। गेम ने एक इंटरनल कंडीशन खाया, लेकिन फाइनली उसने कुछ देखा। उसके 3 टीममेट्स ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। सिन हमेशा मास्क पहनता था, सो उसका अपीयरेंस सेम था, लेकिन ब्लैंक, ये पहली बार था जब पाक बूसियोंग ने उसका फेस देखा था। हेलमेट 60% से ज्यादा कवर कर रहा था। रियल लाइफ में ना जानने वाला उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था। Why the hell does everyone keep hiding their faces? जब वो देख रहा था, शे आंतोंग स्क्रीन में अचानक उठी और उसकी डायरेक्शन में वेव किया। पाक बूसियोंग इंस्टेंटली ऑकवर्ड फील करने लगा। पता नहीं कैसे उसने ये एंगल पकड़ लिया, लेकिन परफेक्ट आई कांटेक्ट हो गया। वो दूसरी स्क्रीन पे टर्न हुआ, सिन स्क्रीन, और वहां लूत्से का लाइट ग्रीन मास्क था, इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ सीधा उसे देख रहा था। नेक्स्ट सेकंड लूत्से ने हेल रोड निकाल के उस पे फायर किया।